यस पीपल, चलिए अब इधर आ जाओ। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, नाइस 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 नाइस, वंडरफुल। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, बड़ा मजा आएगा। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आज क्या करते हैं, आगे बढ़ने के पहले अभी तक जो भी पढ़ा उसको फटाफट से देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, बट हमें एक बार दिमाग में रिवाइज हो जाएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग डेली बेसिस पे क्यूमुलेटिवली रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा जी? चलो, आईसीडीआर में बहुत जरूरी है, बिकॉज चैप्टर बहुत बड़ा है। ये भाई आज हिल ज्यादा रह गया, चलो चिल करो, देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने जिंदगी में चैप्टर शुरू किया था आईसीडीआर का। आईसीडीआर के चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ इशू। इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। पब्लिक इशू होता है, राइट इशू, बोनस इशू होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। ये चार टाइप होते हैं। पब्लिक इशू में आईपीओ एफपीओ होता है, और प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर अपन प्रेफरेंशियल इशू कहते हैं, कि हम किसी को भी प्राइवेट प्लेसमेंट पे सिक्योरिटीज देते हैं, दैट इज प्रेफरेंशियल इशू। और जो हम किसी को दे रहे हैं वो अगर किसी जो वो व्यक्ति है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। कुछ नहीं, सुपर बेसिक। फिर हम आए आईपीओ एफपीओ के ऊपर। बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन हमने यहां पे पढ़े आईपीओ के बारे में 3 चीजें और एफपीओ के बारे में 3 चीजें। आईपीओ करने के पहले who all entities, which all entities are not eligible to do IPO, ये पढ़ना पड़ेगा। then what all are the eligibility requirements, ये पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद में what are the general conditions, ये IPO की भी FPO की भी। IPO के अच्छे से पढ़ लिया तो FPO की पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती, मोर लेस सेम होती है। सबसे पहले आते हैं which all entities are not eligible, entities not eligible। 5 चीजें। सबसे पहले any issuer और promoter group और selling shareholder if it is debarred। अगर कभी भी कोई इश्यूअर बोल दो, प्रमोटर बोल दो, प्रमोटर ग्रुप बोल दो, सेलिंग शेयर होल्डर डिबार्ड है, तो वो आईपीओ नहीं ला सकते। ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए एक कंपनी का प्रमोटर या डायरेक्टर किसी और कंपनी का भी प्रमोटर डायरेक्टर है, और वो कोई और कंपनी डिबार्ड है, तो हमारी कंपनी भी आईपीओ नहीं ला सकती। उसके बाद में अगर हमारी कंपनी के इश्यूअर प्रमोटर या डायरेक्टर इज अ विलफुल डिफॉल्टर, तो भी आईपीओ नहीं ला सकते। यहां से मैंने इश्यूअर को हटा दिया। प्रमोटर डायरेक्टर हमारी कंपनी के अगर हैं एक फ्यूजिटिव ऑफेंडर, तो भी हम आईपीओ नहीं ला सकते। और लास्ट में इतना सा था, अगर हमारी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज पेंडिंग है अदर देन ईसॉप्स, तो भी हम आईपीओ नहीं ला सकते। ये 5 एंटिटीज हैं जो कि इनएलिजिबल है, ला ही नहीं सकते। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन। ये हमें अच्छे से बचपन से पता है। पहली कंडीशन, नेट टेंजिबल एसेट शुड बी 3 करोड़, नॉट मोर देन 50% शुड बी इन मॉनेटरी फॉर्म। ये होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स ईच के अंदर। ठीक है। फिर हम आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर। सो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुड बी 15 करोड़ विथ प्रॉफिट इन ईच ईयर फॉर प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। इजी। फिर आते हैं नेटवर्थ हैज टू बी 1 करोड़ इन ईच प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। लास्ट कंडीशन, if the company has not changed its name, अगर कंपनी ने अपना if the company has changed its name in preceding 1 year, then at least 50% of the revenue should be from the activity suggested by the new name। बहुत आसान सी बात है, बहुत ही सिंपल। हम लोग आए जनरल कंडीशन के ऊपर। इसके अलावा कुछ जनरल चीजों को भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज हो गई कि आपको स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है। यू हैव टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद डिपॉजिटरी। ये 2 चीजें, स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल, डिपॉजिटरी के साथ में अग्रीमेंट। फिर 2 पॉइंट जो ऑब्वियस सी बात ध्यान रखना है कि प्रमोटर की होल्डिंग भी कैसी होनी चाहिए, सारी डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए। ऑल द शेयर्स हैव टू बी फुल्ली पेड अप। फिर 75-25, बस 75 की कंडीशन क्या कहती है कि आप जब भी इशू कर रहे हैं तो जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, सुनना अच्छे से, इसको लिखना कैसे, पढ़ना कैसे, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75% का फर्म कमिटमेंट हो जाना चाहिए थ्रू वेरीफाइबल मींस। रुक जाओ, मुझे बोलने दो। आप ऐसे ही बोलोगे सबसे पहले कि टोटल प्रोजेक्ट जो है, उस टोटल प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट, जो टोटल प्रोजेक्ट का अमाउंट है, उसका 75% का फर्म अरेंजमेंट हो जाना चाहिए थ्रू वेरीफाइबल मींस। आई रिपीट अगेन, टोटल प्रोजेक्ट का जो अमाउंट है उसका 75% का फर्म अरेंजमेंट हो जाना चाहिए थ्रू वेरीफाइबल मींस। और फिर आप लिखेंगे एक्सक्लूडिंग द पब्लिक इशू अमाउंट एंड इंटरनल अक्रूवल्स। अदरवाइज इस लाइन को एक्सप्लेन करना कठिन हो जाता है। तो इसी तरह से करेंगे। 75 का कहता है जब भी आप डिस्क्लोजर दे रहे हैं कि इस इशू के पैसे को कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैक्सिमम 25% कैन बी स्पेसिफाइड एज जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। बहुत आसान हो गया। तो अगर हम वापस दिमाग में देखते हैं तो सबसे पहले एंटिटीज नॉट एलिजिबल 5 पॉइंट आते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन 4 पॉइंट आते हैं, जनरल कंडीशन में 6 पॉइंट आते हैं। जनरल कंडीशन के 6 पॉइंट काफी आसान है। एक स्टॉक एक्सचेंज का पॉइंट हो गया, अग्रीमेंट विद डिपॉजिटरी हो गया, 2 ऑब्वियस से पॉइंट हो गए कि प्रमोटर की होल्डिंग डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए, शेयर शुड बी फुल्ली पेड अप, और फिर 2 पॉइंट हो गए 75-25। बहुत आसान। ये अच्छे से पढ़ लिया तो एफपीओ में ज्यादा मेहनत करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये अच्छे से पढ़ लिया तो एंटिटीज नॉट एलिजिबल 1 2 3 4 कन्वर्टेबल सिक्योरिटी वाला पॉइंट नहीं है, बाकी सब कुछ है, बाकी छोटे मोटे चेंजेस हैं। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, नेट टेंजिबल एसेट, नेटवर्थ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ऑलरेडी लिस्टेड हो तब आप एफपीओ कर रहे हो ना। यू जस्ट हैव टू कंप्लाई विद वन कंडीशन, दैट इफ एट ऑल यू हैव चेंज्ड योर नेम इन प्रीसीडिंग 1 ईयर, देन एटलीस्ट 50% रेवेन्यू शुड बी फ्रॉम द एक्टिविटी सजेस्टेड बाय न्यू नेम। अब यहां पर एक और चीज हमने पढ़ी कि अगर मान लीजिए हम लोग
आईपीओ करने आ रहे हैं और हम उन 4 कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर पाते। अगर कोई कंपनी को आईपीओ करना है तो चारों कंडीशन को कंप्लाई करना कंपलसरी है। तो अगर कोई कंपनी आईपीओ करने आ रही है वो चारों कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर पा रही है, या फिर कोई कंपनी एफपीओ करने आ रही है और वो एक कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर पा रही है, तो उसके पास होता है एक ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी। ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी में 2 कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ती है। योर इशू शुड बी एज पर बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म एंड एटलीस्ट 75% हैज टू बी अलॉटेड टू क्यूआईबी। तो आपको 2 कंडीशन कंप्लाई करनी है तो आप ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी से भी अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कर सकते हो। एंड दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन कि सर इतनी सारी कंपनीज को हम लिस्ट होते हुए देखते हैं जो कि लॉस मेकिंग है, तो वो ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी से आती है। आसान। चलो, इसके बाद में हमने जनरल कंडीशन एफपीओ वगैरह सब कुछ सेम ही है, यहाँ पे भी सेम देख लो। स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, डीमैट फॉर्म में चाहिए, प्रमोटर की होल्डिंग फुल्ली पेड अप, और यहाँ पर आ जाता है आपका वापस वही बात 75-25। चल, अब आए एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल। अब नोट्स में देखो ही मत, ये तो अभी पढ़ा था अपन ने। एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल के अंदर है कंडीशन 2 ही है। पहला कंडीशन, शेयर्स हैव टू बी फुल्ली पेड अप एंड होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, दैट अ पर्सन हैज टू होल्ड सिक्योरिटीज फॉर 1 ईयर बिफोर अप्लाइंग फॉर ऑफर फॉर सेल। कि अगर मैं चाहता हूं कि कंपनी के आईपीओ में मेरे भी शेयर्स बेच दिए जाएं, ऑफर फॉर सेल के अंदर मैं अप्लाई करना चाहता हूं एज अ सेलिंग शेयर होल्डर, आई नीड टू होल्ड दो सिक्योरिटीज फॉर 1 ईयर। ये हो गया। अब उसकी सब कंडीशन, हमने इसका एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी चीजें पॉइंट पढ़े कि ये जो 1 ईयर की कंडीशन है इसके अंदर क्या पॉइंट पड़ा सबसे पहले? कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के पॉइंट पे सीधा आ जाते हैं। चलो ठीक है, कि अगर हम 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर तक आप होल्ड करते हैं। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी अगर आपके हैं तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का होल्डिंग पीरियड भी 1 ईयर में कंसिडर किया जाएगा। बस कंडीशन एक ही है, दैट द सिक्योरिटी हैज टू बी कन्वर्टेड बिफोर द इशू ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट और बिफोर द इशू ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट विद कंप्लीट डिस्क्लोजर्स। सब लोग साथ में एक और पॉइंट बता दो यहां पे, मिनिमम होल्डिंग पीरियड फुल्ली पेड अप। ठीक, सब कुछ आसान है। दिस 1 ईयर पीरियड हैज टू बी कंप्लाइड प्रायर टू इशूइंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। यहां पे ऑफर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन नहीं है, ये 1 ईयर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए प्रायर टू इशूइंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। एंड वन थिंग अगेन आई विल एम्फसाइज कि अगर आपने कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्ड कर रखी तो वो जो होल्ड किया है वो भी 1 ईयर में कंसिडर किया जाता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक कन्वर्टेबल सिक्योरिटी थी, वो मैंने 1 ईयर तक होल्ड की, फिर वो कन्वर्ट की आज, और 1 मंथ बाद ही मैं इस इक्विटी शेयर को ऑफर फॉर सेल में बेचना चाहता हूं। मैं बेच सकता हूं क्योंकि जब मैं वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी को होल्ड कर रखा था, दैट इज एलिजिबल फॉर कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ 1 ईयर। आई होप you're all with me। चल, ये हो गया। फिर नॉन एप्लीकेबिलिटी में आए कि ये जो 1 ईयर की कंडीशन है वो कब अप्लाई नहीं होती है। हमने सबसे पहले चीज पढ़ ली कि अगर मान लीजिए कोई एंटिटी गवर्नमेंट कंपनी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, या इन लोगों का बनाया हुआ कोई एसपीवी है। गवर्नमेंट कंपनी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, या इन लोगों का बनाया हुआ कोई एसपीवी है, एंड दैट इज एंगेज्ड इन व्हाट बिजनेस? इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस। तो इनके ऊपर 1 ईयर की कंडीशन नहीं आती, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, मान लीजिए मेरे पास में कोई बिजनेस था, ये बिजनेस ये शेयर्स में 1 साल या उससे ज्यादा होल्ड करके बैठा था, और फिर किसी कोर्ट के ऑर्डर के कारण, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के कारण, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के कारण ये कन्वर्ट होकर मुझे कोई और कंपनी के शेयर्स दे दिए, तो मुझे वहां पे 1 ईयर की कंडीशन कंप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं पुराने बिजनेस में 1 ईयर से ज्यादा की होल्डिंग रखता था। लास्ट और इजी कंडीशन, बोनस शेयर। मेरे पास जो शेयर्स ऐसे थे, जो सिक्योरिटीज ऐसी थी जिन्होंने 1 ईयर की कंडीशन को कंप्लाई कर लिया था, उनके ऊपर अगर कोई भी बोनस सिक्योरिटीज मिली तो इन बोनस सिक्योरिटीज को 1 ईयर की कंडीशन कंप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। एकदम सिंपल। लेकिन 2 कंडीशन होनी चाहिए, बहुत ऑब्वियस थी। पहला, बोनस इशू होना चाहिए आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, एंड इट शुड नॉट बी स्पेसिफिकली आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये इतना कोई फोकस करने की आवश्यकता नहीं। तो हमें ऑब्वियसली पता है कि बोनस शेयर्स कभी भी आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से इशू ही नहीं कर सकते। चलिए, यहां तक हमने देखा। उसके बाद में ये एक्सप्लेनेशन आया था सिंपल सा कि अगर मान लीजिए आप अपने पिछले 3 साल के रिकॉर्ड्स देख रहे हैं फॉर कमिंग फॉर एन आईपीओ, कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ होना चाहिए, हर साल में प्रॉफिट होना चाहिए, 3 साल का एवरेज 15 करोड़ होना चाहिए, तो उसमें आप 2 साल से तो कंपनी थे, बट उन 2 साल के पहले आप पार्टनरशिप थे, या फिर आप एक एलएलपी थे, या फिर आप किसी बड़ी सी कंपनी का एक डिवीजन थे, तो उस टाइम का, उस ईयर का डेटा हम यूज कर सकते हैं कि नहीं? उस ईयर का आप डेटा यूज कर सकते हैं अगर आप इन 3 कंडीशन को कंप्लाई करते हैं। आपके उस ईयर के, जब आप एक पार्टनरशिप थे या एलएलपी थे या किसी बड़ी कंपनी का डिवीजन थे, उस समय पे भी आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बने। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने स्टेट किया वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बने। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने कंप्लाई किए हैं एंड दे आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। तो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई कर देता है तीनों पॉइंट पे, तो आप उस ईयर के भी डेटा को यूज कर सकते हो। सिंपल। चलो, इसके बाद में इशू ऑफ वारंट में कुछ पढ़ा ही नहीं है कि वारंट का टेन्योर 18 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक सिक्योरिटी के साथ में मल्टीपल वारंट्स हो सकते हैं। वारंट के साथ में अपफ्रंट आपको एक्सरसाइज प्राइस बतानी होगी और साथ में 25% कलेक्ट भी करना होगा, और जो ड्यू डेट फॉर पेमेंट होगा 75% बैलेंस मनी का, उसके 3 महीने के अंदर अगर किसी ने बैलेंस पे नहीं किया तो जो 25% है वो क्या हो जाएगा? फॉरफिट। ये तो सुपर इजी था। उसके बाद में हम लोग आ गए फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर एकदम 80 से। ये तो आई थिंक अब तो
बहुत कंफर्टेबल है कि कोई भी अगर एक कंपनी, कोई भी इश्यूअर है, उस इश्यूअर को अगर पब्लिक इशू करना है अपनी सिक्योरिटी का, तो उसको सबसे पहले अपना ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बनाना है, उसकी 3 कॉपी, साथ में सर्टेन डॉक्यूमेंट्स किसको देना है? सेबी को। कौन से डॉक्यूमेंट्स देंगे? सबसे पहला एन अग्रीमेंट between the company and the merchant banker, because actually draft of a document to SEBI is given by the merchant banker. तो merchant banker को authority शो करनी पड़ती है कि हाँ मेरा कंपनी से agreement हुआ है, इसलिए मैं लेकर आ रहा हूँ. So first point is an agreement between the company and the merchant banker. Second, a due diligence certificate. And third, if at all you are issuing convertible security, then you need a due diligence certificate by debenture trustee. ये सब आपने दे दिया किसको? सेबी को. ओके, नाउ सेबी हैज हाउ मेनी डेज टू रिस्पॉन्ड? 30 डेज. सेबी का 30 डेज रिस्पॉन्ड करने के लिए 30 डेज कहां से स्टार्ट होते हैं? 4 में whichever is later, the date of giving of draft of a document, the date when they have given satisfactory explanation, the issuer has given satisfactory explanation of the questions, queries raised by the SEBI or information asked by SEBI. Third, the date on which satisfactory information has been given by the regulator or any agency if asked by SEBI. And last, the date of in principle approval by stock exchange. इन चारों में से whichever is later, वहां से 30 डेज स्टार्ट होते हैं. एक छोटा सा पॉइंट ऊपर हमने मिस कर दिया कि जब भी हम ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देते हैं, उसके साथ में स्टॉक एक्सचेंज को प्रमोटर के सारे डिटेल्स भी देते हैं. चलो, सेबी ने 30 डेज के अंदर रिस्पॉन्ड कर दिया. फिर व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द इशूअर? इशूअर की ड्यूटी है कि जो भी ऑब्जर्वेशन आए हैं वो ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट करके ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट को बना दें फाइनल ऑफ अ डॉक्यूमेंट. देन यू हैव टू रजिस्टर इट विद आरओसी, देन यू हैव टू गिव अ कॉपी टू स्टॉक एक्सचेंज सेबी, एंड देन यू कैन गिव इट टू पब्लिक. चलो, इसी के साथ साथ एक और चीज होता है कि आपको पब्लिक के कमेंट्स भी लेने होते हैं, जो हमने कल पढ़ा था. इसमें क्या होता है? कुछ भी नहीं, कि जब भी एक इशूअर सेबी को ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे रहा है, साथ ही साथ उसको 3 वेबसाइट्स पे भी अपलोड करना होता है. एक तो सेबी की ही, एक स्टॉक एक्सचेंज की, और एक मर्चेंट बैंकर की वेबसाइट के ऊपर. इन 3 जगह पे आपको अपना ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है. एंड यू टू इनवाइट कमेंट्स फ्रॉम पब्लिक. बट पब्लिक को पता कैसे चलेगा? तो जब आपने अपलोड किया, जब आपने ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट दिया था सेबी को, उसके 2 दिन के अंदर यू टू गिव अ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट इन 1 इंग्लिश, 1 हिंदी एंड 1 रीजनल लैंग्वेज इनवाइटिंग कमेंट्स. पब्लिक हैज अ राइट टू गिव कमेंट्स फॉर एटलीस्ट 21 डेज, कि आपको कम से कम 21 दिन का समय तो देना ही देना है. आप ज्यादा भी दे सकते हो, बट ऑफ कोर्स 21 ही देंगे. तो 21 डेज का आपने समय देना है. 21 डेज के अंदर पब्लिक के जो भी कमेंट्स आए हैं, ये कमेंट्स को आपको इनकॉर्पोरेट करके मर्चेंट बैंकर को किसको देना है? सेबी को. और यहां पे आपका काम खत्म हो जाता है. एकदम सिंपल. आर वी ऑल अंडरस्टैंडिंग? इट्स सुपर 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 इजी, सुपर इजी. कुछ है ही नहीं इसके अंदर. यहां तक हम लोगों ने पढ़ा. उसके बाद में हमने एक आजबा में तो कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं. कल हमने इसको एक बार बेसिक्स भी देख लिए, तो हमें पता है कि सिंपल सा कंसेप्ट इतना सा आजबा का कि लोग जब शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है. वो एप्लीकेशन करते हैं, शेयर एप्लीकेशन विद ब्लॉक्ड अमाउंट. फिर अगर उनको अलॉटमेंट होता है तो ही उनके बैंक अकाउंट से पैसे कंपनी के पास आते हैं, हमारे एस्क्रो अकाउंट में आते हैं. और अगर अलॉटमेंट नहीं होता है तो उन्हीं के बैंक अकाउंट में पैसे, बस ब्लॉकेज हम हटा देते हैं. वेरी इजी. सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगा? 1%. कहां जमा कराएंगे? स्टॉक एक्सचेंज के पास. स्टॉक एक्सचेंज के पास, ध्यान रखना है. तो हर एक कंपनी को टोटल इशू साइज का, जो पब्लिक को इशू कर रहे हैं, टोटल इशू साइज का 1% एज सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना होता है स्टॉक एक्सचेंज के पास. जब पूरी फॉर्मेलिटीज हो जाएगी, फिर ये अमाउंट रिफंड हो जाता है. और अगर स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कुछ भी नॉन कंप्लायंस है, तो आपकी इसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर से वो फोरफीट कर लेते हैं थोड़ा सा अमाउंट. सिंपल. सिक्योरिटी डिपॉजिट का कंसेप्ट सेम है जैसे बचपन से हमने पढ़ा है. फिर आते हैं लास्ट 2 टॉपिक जो हमने पढ़े. ओपनिंग ऑफ द इशू एंड अंडरराइटिंग. ओपनिंग ऑफ द इशू, इशू ओपन होना चाहिए इस डेट के बाद. किस डेट के बाद? जब आपने आरओसी के पास में रजिस्टर कर दिया है, उसके 3 वर्किंग डेज के बाद. After 3 working days, after you have registered the prospectus, registered the offer document, read in prospectus with ROC, उसके 3 दिन बाद ही आप इशू को ओपन कर सकते हो. और कब तक ओपन हो जाना चाहिए? Within 12 months from the date of receipt of observation from SEBI. कि SEBI से ऑब्जर्वेशन है, उसके 12 महीने के अंदर इशू ओपन हो जाना चाहिए. अगर शेल्फ प्रोस्पेक्टस है तो विद इन 3 months उनका फर्स्ट इशू ओपन हो जाना चाहिए. फास्ट ट्रैक है तो एज पर कंपनीज एक्ट. लाइफ इज इजी अपने लिए. इसके बाद में हमने एक टॉपिक पढ़ा अंडर राइटिंग का. इसमें हमने बहुत सारा देखा, बट प्रैक्टिकली हमने सिर्फ 5 पॉइंट्स पढ़े. अंडर राइटिंग में सबसे पहले अंडर राइटिंग कौन करता है? लीड मैनेजर एंड सिंडिकेट मेंबर. लेकिन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लीड मैनेजर. सो इफ सिंडिकेट मेंबर्स फेल, लीड मैनेजर्स हैव टू अंडरराइट देयर पार्ट एज वेल. ये 2 पॉइंट हुए. फिर अंडरराइटिंग सिर्फ होती है पब्लिक इशू कंपोनेंट की. ये कभी भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के कंपोनेंट की नहीं होती है. 3 चीजें हो गई. चौथी चीज हमने पढ़ी, अंडरराइटिंग अग्रीमेंट इज मैंडेटरी, वेयर इन एक इशूअर और लीड मैनेजर के बीच में जो भी अग्रीमेंट हुआ है कि अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस प्राइस में सब्सक्राइब करेंगे, ये सब चीजें लिखी होनी चाहिए. और लास्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? मिनिमम अंडरराइटिंग 90%. मिनिमम अंडरराइटिंग हैज टू बी at least up till minimum subscription, that is 90%. and over subscription हो गया तो क्या? 1% तक का आप over allotment भी कर सकते हो. that is it. अरे कुछ पढ़ा ही नहीं अपन ने, इत्तू सा है. Are you understand? It's very easy. and इस पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो we'll be able to ace it.
we'll be able to ace it. So it is just कि अगर corporate funding पे आपने बस ये hold रखा तो it becomes the most scoring subject. प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ऐसे पढ़ते रहते हैं. आप ऐसे समझो कि आप ऐसे चल रहे हो रेती पे, तो आप चल रहे हो, आप 10 कदम चलते हो, 20 कदम चलते हो, फिर जो आपके पहले कदम आप चले हो ना वो रेती पे मिटते जाते हैं. समझ में आ रहा है? बस यही है खेल. यहाँ पे आप पढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, अगर आपने पीछे का ध्यान नहीं रखा तो धीरे धीरे फेड अवे होता रहेगा. फंडिंग का इतना सा गेम है, अगर आपने शुरुआत से उसको रिकलेक्ट करते हुए चल गए तो ये सब्जेक्ट सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है. तो बस एक चीज का ध्यान रखो, क्यूमुलेटिव रिवीजन करते रहो. अभी आपका शॉर्ट टर्म असाइनमेंट इतना है कि जब तक आईसीडीआर खत्म नहीं होता है तब तक तो डेली का क्यूमुलेटिव रिवीजन करते रहो. आगे का मैं देखता हूं क्या करना है. चलो, यस, एंड विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. मजे में एकदम गरीब सा टॉपिक है, एक मॉनिटरिंग एजेंसी. बहुत ही बढ़िया. चलो, एग्जीक्यूटिव में भी देखा था, सिमिलर टॉपिक है, यहां पे वापस देख लेते हैं आराम से. मॉनिटरिंग एजेंसी. If the issue size excluding the size of offer for sale by selling shareholder exceeds 100 crore, अगर हमारा इशू साइज 100 करोड़ से ज्यादा है एक्सक्लूडिंग ऑफर फॉर सेल, तो अगर इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. अगर हमारा टोटल आईपीओ हो रहा है 200 करोड़ का, उसमें से 150 करोड़ तो ऑफर फॉर सेल है, 150 करोड़ तो ऑफर फॉर सेल है, तो फिर मॉनिटरिंग एजेंसी आपके ऊपर नहीं आएगी. अरे क्यों आएगी? ये जो आप 200 करोड़ लाओगे, कंपनी के पास रहेगा क्या 200 करोड़? 150 करोड़ तो इमीडिएटली आपको शेयर होल्डर को देना है, तो कंपनी के पास संभालने के लिए तो सिर्फ 50 करोड़ ही रहेगा ना. तो मॉनिटरिंग एजेंसी का फिर जरूरत ही नहीं है. मॉनिटरिंग एजेंसी की जरूरत कब आएगी? जब कंपनी के पास बहुत सारा पैसा बच रहा है. सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? इफ द इशू साइज एक्सक्लूडिंग द साइज ऑफ ऑफर फॉर सेल एक्सीड्स 100 करोड़. तो मान लीजिए एलआईसी की बात करता हूं, तो एलआईसी पे हो सकता है मॉनिटरिंग एजेंसी की जरूरत ही ना पड़े. अगर एलआईसी ने पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल किया है, तो जब उन्होंने आपको शेयर्स बेचे, जो आपके पैसे आए वो एज इट इज उन्होंने अपने सेलिंग शेयर होल्डर को दे दिए, तो कंपनी के पास तो पैसा बचा ही नहीं. इफ दैट इज द केस, तो उनके ऊपर मॉनिटरिंग एजेंसी आएगा ही नहीं. क्या करेगा मॉनिटरिंग एजेंसी? पैसा तो उनके पास बचा ही नहीं ना. ऐसा तो जब ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट हटाने के बाद आपके इशू से जो पैसा आया है दैट एक्सीड्स 100 करोड़, ओनली देन द इशूअर हैज टू अपॉइंट अ मॉनिटरिंग एजेंसी. द इशूअर शैल इंश्योर that the use of proceed of the issue is monitored by a public financial institution or by one of the scheduled commercial banks named in the offer document as banker to the issue. तो किसी ना किसी एक banker to the issue. सर banker to the issue क्या होता है? ये भी एग्जीक्यूटिव के लास्ट चैप्टर के अंदर था. इसका मतलब होता है कि जब भी एक कंपनी अपना इशू ला रही है, उसको कुछ बैंक्स को स्पेसिफाई करना है जिनके यहाँ पर आप एस्क्रो अकाउंट ओपन करते हो. सो दोज बैंक्स बिकम बैंकर टू एन इशू कि ये पूरा पैसा मैनेज करने वाले हैं. तो उन्हीं बैंकर टू एन इशू में से किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या शेड्यूल कमर्शियल बैंक को आपको अपॉइंट करना है एज योर मॉनिटरिंग एजेंसी. ओके, द मॉनिटरिंग एजेंसी शेल सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द इशूअर ऑन अ क्वार्टरली बेसिस. मॉनिटरिंग एजेंसी को इशूअर को अपनी रिपोर्ट देनी होगी क्वार्टरली बेसिस पे. सर इशूअर को रिपोर्ट क्यों देनी है? वो इशूअर की यहीं पे तो काम कर रहा है. रुको, till at least 95% of the proceeds of the issue excluding the proceeds rates for general corporate purpose have been utilized. जब तक मान लीजिए हमारा टोटल आईपीओ का साइज था 500 करोड़. ओफो, इन 500 करोड़ में से हम मान लेते हैं कि 200 करोड़ जो था वो था ऑफर फॉर सेल, ओएफएस. ये तो रेलेवेंट ही नहीं है, ये तो पैसा आएगा और चला जाएगा, कंपनी के पास बचेगा ही नहीं. कंपनी के पास कितना बच रहा है? 300 करोड़. 300 करोड़. अब इस 300 करोड़ में से कंपनी ने बाइफरकेशन दिया होगा कि हम इसको यहाँ ऐसे यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पे ऐसे यूटिलाइज करेंगे. उसमें उन्होंने बोला था कि 50 करोड़ जो है वो हम यूटिलाइज करने वाले हैं फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और बाकी 250 करोड़ का पूरा डिटेल दिया था. समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? 500 करोड़ का टोटल इशू है, उसमें 200 करोड़ ओएफएस था. ओएफएस कंपनी के हाथ में आता ही नहीं है, वो सीधा सेलिंग शेयर के पास चला जाता है. तो उस पर तो मॉनिटरिंग एजेंसी को कुछ मॉनिटर करना ही नहीं है. 300 करोड़ पे मॉनिटर करना था. 300 में से भी जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है इसको भी मॉनिटर नहीं करना है, क्योंकि जनरल पर्पस के लिए लिया है. मैक्सिमम 25% ले सकते हो. जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को छोड़ के पैसा है, जब तक ये पैसा पूरा यूटिलाइज नहीं हो जाता तब तक मॉनिटरिंग एजेंसी रहेगा. दैट वाज द लॉजिक. बट उन्होंने कहा यार थोड़ा सा 4-5 लाख रुपए 15 लाख रुपए बचे हैं, तब क्या करेगा मॉनिटरिंग एजेंसी? तो उन्होंने फिर इस पूरे को कम करके क्या कर दिया? 95%. तो अभी रूल क्या रखा है कि जब भी एक कंपनी पैसा रेज करती है, वो पैसा रेज करके कंपनी उसको जब तक पूरा यूटिलाइज ना कर ले, जब तक उस पैसे को कंपनी पूरा यूटिलाइज ना कर ले, एक मॉनिटरिंग एजेंसी कंपनी के सिर पे बैठी रहेगी जो चेक करती रहेगी और एवरी क्वार्टरली हिसाब करती रहेगी. इस क्वार्टर में कितना पैसा यूज किया, इस क्वार्टर में कितना पैसा यूज किया, इस क्वार्टर में कितना पैसा यूज किया. एंड मॉनिटरिंग एजेंसी विल गिव द रिपोर्ट टू इशूअर, इशूअर गिव्स द रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स. तो सारे शेयर होल्डर्स को पता चलता है कि हमने जो पैसा दिया है वो पैसा कंपनी ने कहाँ यूटिलाइज किया और अभी तक यूटिलाइज किया है या नहीं किया. तो डर क्या था? कंपनीज आईपीओ वगैरह कर लेती थी और कंपनीज को पता ही नहीं कि पैसा कहाँ यूज करना है, तो उन्होंने डिस्क्लोजर में कुछ भी लिख दिया कि ऐसा ऐसा पैसा यूज करेंगे. फिर कंपनी ने जो बताया था उसी हिसाब से कंपनी पैसा यूज कर रही है या नहीं कर रही है, इसे चेक करने के लिए मॉनिटरिंग एजेंसी कंसेप्ट को लेकर आया. दिस इज नॉट अ वेरी ओल्ड कंसेप्ट, कुछ शायद 3 साल हुए होंगे इस कंसेप्ट को आए.
तो मॉनिटरिंग एजेंसी में क्या क्या ध्यान रखना है, कब अप्लाई होता है, मॉनिटरिंग एजेंसी का कंसेप्ट अप्लाई करता है व्हेन द इशू साइज एक्सीड्स 100 करोड़ एक्सक्लूडिंग ओएफएस। ठीक है, कौन बन सकता है मॉनिटरिंग एजेंसी, वन ऑफ द बैंकर टू एन इशू हु आर जनरली पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। कब तक इनको काम करना होता है, व्हेन द टोटल प्रोसीड्स का 95% हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड एक्सक्लूडिंग जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को हटा दो, उसके लिए आप वेट नहीं करोगे, उसके अलावा जो बचा हुआ है उसका 95% जब तक यूटिलाइज नहीं हो जाता है तब तक यू विल बी देयर एंड यू विल बी गिविंग द रिपोर्ट क्वार्टरली। एकदम मस्ती से स्क्रीन पे ध्यान दो, बहुत इजी कंसेप्ट है मॉनिटरिंग एजेंसी। ध्यान रखने वाली चीज है, सबसे पहली चीज कि मॉनिटरिंग एजेंसी कब अप्लाई होगा आपका, तो इसके अंदर ध्यान रखना है व्हेन, लिखना नहीं है कुछ भी, एक्सीड्स 100 करोड़। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है एक्सीड करेगा 100 करोड़ इशू साइज एक्सक्लूडिंग ओएफएस। तो इशू साइज एक्सीड्स 100 करोड़ एक्सक्लूडिंग ओएफएस। ठीक है, तब मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करना कंपलसरी है। फिर मॉनिटरिंग एजेंसी कौन बन सकता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। ये लोग जनरली हमारे बैंकर टू एन इशू बनते हैं और इन्हीं को हम हमारा मॉनिटरिंग एजेंसी बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद में इनको रिपोर्ट कौन सी देनी है, इनको रिपोर्ट देनी है क्वार्टरली। इनको क्वार्टरली रिपोर्ट देनी है टू इशूअर। ये लोग डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं देते शेयर होल्डर को, ये इशूअर को देंगे, इशूअर उस रिपोर्ट को शेयर करेगा शेयर होल्डर के पास। ओके, और लास्ट पॉइंट सर, कब तक काम करते रहेंगे, ये तब तक काम करते रहेंगे जब तक यूटिलाइज नहीं हो गया कितना, 95%। रिपोर्ट कब तक देनी है, अप टिल 95% of the proceeds excluding general corporate purpose have been यूटिलाइज। अब ऐसे सोचो कि कोई बैठे हैं कुछ लोग और वो हर जगह पे देख रहे हैं कि यार ये कहाँ पे लूप होल है, कहाँ पे कंपनीज कुछ गलत काम कर सकती है, और हर एक लूप होल को फिल इन करने के लिए कोई ना कोई प्रोविजन बनाया जा रहा है। तो मॉनिटरिंग एजेंसी होता ही है बस कि कंपनी ने जब भी पैसा लिया आईपीओ का, तो होता क्या था कि आईपीओ का जब तक प्रोसीजर चलता था तब तक सेबी बोलो, स्टॉक एक्सचेंज, सब उन पर ध्यान रखते थे। एक बार आईपीओ का पूरा प्रोसीजर हो गया, अब सब लोग छोड़ दिए, तो अब कंपनी अपने मन से पैसे को यूटिलाइज कर सकता था। फिर साल में एक बार जब एजीएम होती थी तब कंपनी को थोड़ा हिसाब देना है। तो इस कंसेप्ट से अब कंपनी के सिर पे एक बैंक वगैरह बैठा रहता है कि हाँ क्या कर रहे हो पैसे का बताओ, क्या कर रहे हो पैसे का बताओ। सो कंपनी पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है कि पैसे को सही तरीके से यूज करेगा, दैट्स इट। तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट किया है मॉनिटरिंग एजेंसी के कंसेप्ट से। 4 पॉइंट याद रखने, मॉनिटरिंग एजेंसी में 4 पॉइंट के अलावा कुछ भी नहीं है। पहला, मॉनिटरिंग एजेंसी कब अपॉइंट करना कंपलसरी है, 100 करोड़ का रूल आ जाएगा। मॉनिटरिंग एजेंसी कौन बन सकता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट कैसे देता है, क्वार्टरली बेसिस पे टू द इशूअर। ये रिपोर्ट कब तक देना है, अप टिल 95% ऑफ द टोटल प्रोसीड्स हैव बीन यूटिलाइज्ड एक्सक्लूडिंग जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। बहुत आसान। चलो, अब आता है ये बहुत ही प्यारा सा पॉइंट। चलिए 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 चलिए, अलॉटमेंट प्रोसीजर एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। एक बार थोड़े से दिमाग को एकदम झंझनाट कर लो और यहां से यहां तक खुद से रीड करने की कोशिश करो और देखो याद आ रहा है क्या। रीड तो कर लो। विक्रम, क्या याद आ रहा है? मतलब पढ़ाई की बात कर रहे थे ना तब तक? ठीक ठीक ठीक, कोई परेशानी नहीं है। चलो, रीडे हो गया?
याद आ रहा है? चलो आ जाते हैं, देखते हैं, बहुत आसान है। हाँ हाँ, वो करना तो जरूरी था ना। इधर आओ। The issuer shall not make an allotment pursuant to public issue if the number of prospective allottees less than 1000. सबसे पहले क्या पढ़ा रहे हैं? Allotment procedure and basis of allotment. अब ये लोग कैसा है, इन्होंने बस अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं किया है, ये धीरे धीरे चीज़ों को फेंके जा रहे हैं। तो अभी हम भी क्या कर रहे हैं, हर एक कंसेप्ट को समझ रहे हैं, फिर इसको हम लोग क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे। तो अब इनका कहना है कि इशू ओपन भी कर दिया है, इशू क्लोज भी कर दिया इन लोगों ने, हमने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का अप्रूवल भी ले लिया था, ये सब हो चुका है। और अब अलॉटमेंट, लोगों का एप्लीकेशन आ गया, पैसा हमारे पास आ चुका है, अब अलॉटमेंट कैसे करते हैं पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं। Issuer shall not make an allotment pursuant to a public issue if number of prospective allottees less than 1000. कि अगर कभी भी एप्लीकेंट जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, एक तो आप लोग पढ़ते हैं 90% का रूल। 90% का रूल ये कहता है कि टोटल शेयर्स का 90% शुड बी सब्सक्राइब। बट वहां पे तो उस कंडीशन तो कब सेटिस्फाई हो जाएगी वो कंडीशन, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने भी 90% सब्सक्राइब कर लिया, तो भी वो खुश है कि 90% शुड बी सब्सक्राइब। ये दूसरी कंडीशन है। इनका कहना है 90% सब्सक्राइब होना हो तो ठीक है, बट कम से कम 1000 एप्लीकेंट होने चाहिए। वरना पब्लिक इशू कर रहे हो क्या फायदा है, आप लिस्टिंग करा रहे हो, अगर आप पब्लिक इशू कर रहे हो एटलीस्ट 1000 अलॉटी होने चाहिए। अगर मान लीजिए कंपनी का पब्लिक इशू आया और 1000 से कम लोगों ने अप्लाई किया है तो पब्लिक इशू भी कैंसिल कर देंगे। सो मिनिमम 1000 अलॉटी इज अ मस्ट अपार्ट फ्रॉम 90% का रूल। ओके, the issuer shall not make an allotment pursuant to public issue if the number of prospective allottees is less than 1000. तो in percentage terms with respect to the amount 90% is important, with respect to number 1000 is important. तो कम से कम 1000 लोगों ने अप्लाई करना है और 90% तक अप्लाई करना है। दो रूल साथ में चलेंगे। चल पहला, नेक्स्ट, the issuer shall not make any allotment in excess of the specified securities offered through the offer document. एक issuer ने जितने securities ऑफर किए, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा था कि 1000 securities ऑफर किए, तो 1000 से ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते। 1 लाख ऑफर किए तो 1 लाख से ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते। बट हमने 1% वाला रूल पढ़ा है ना, देखो क्या लिखा है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर द पर्पज ऑफ राउंडिंग ऑफ टू मेक अलॉटमेंट इन कंसल्टेशन द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। ये राउंडिंग ऑफ करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकते हो, उसकी भी लिमिट दे रखी है, कितना, मैक्सिमम 1%, और 1% भी होता नहीं है, सेफर लिमिट है। चलो, तो पहला पॉइंट पढ़ लिया कि 1000 कम से कम अलॉट होनी चाहिए। दूसरा, जितने सिक्योरिटीज हमने डिसाइड किए इशू करना, उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ राउंडिंग ऑफ, और 1 पे 1% की लिमिट है ऑलरेडी। अब ये थर्ड पॉइंट, एग्जीक्यूटिव का कुछ याद आएगा, द अलॉटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू एप्लीकेंट अदर देन retail individual investor and anchor investor shall be on proportionate basis. रिटेल को छोड़ दो, एंकर को छोड़ दो, तो बाकियों को अलॉटमेंट होगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे within the respective investor category, and the number of securities allotted shall be rounded off to the nearest integer. नियरेस्ट की तरफ राउंडिंग ऑफ उसकी करेंगे हम लोग, subject to minimum allotment being equal to the minimum application size as determined and disclosed in the offer document. लेकिन हर एक व्यक्ति को कम से कम मिनिमम लॉट तो देंगे। जैसे कि कभी भी अगर आईपीओ आता है तो 10 से 15,000 के बीच में मिनिमम लॉट आता है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको 4 शेयर अलॉट हुए, नहीं, आपको मिनिमम लॉट में अगर मान लीजिए 15 शेयर है तो 15 शेयर तो अलॉट होंगे ही सही। तो आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू मिनिमम अलॉटमेंट बीइंग इक्वल टू मिनिमम एप्लीकेशन साइज एज डिटरमाइंड एंड डिस्क्लोज्ड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। जैसे कि आप कोई भी आईपीओ लेते हैं, एकदम कंफर्टेबल, 100% फोकस यहाँ पे। ये हम कोई भी आईपीओ लेते हैं, मान लीजिए ये जो सारे एसएमई के आईपीओ दिख रहे हैं, फिर भी हम देख सकते हैं जैसे कि इन्होंने कहा है इशू प्राइस इज 180, इशू साइज इज 22.68। ये भी नहीं यार, को एसएमई का लेने में मजा नहीं आएगा। हम अपकमिंग व्यू ऑल अपकमिंग रुक जाओ, सब एसएमई की लिस्टेड आईपीओस देखने जाऊंगा तो उसमें नो डेटा फाउंड, बेशर्म लोग। चलो इधर आते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग लिस्टेड आईपीओस में जा रहे हैं तो हमें ये कोई भी दिख रहा है, जैसे कि हम लोग इसमें LIC देख लेते हैं, ठीक है। तो LIC के अंदर इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले इशू प्राइस 949 इज द इशू प्राइस, लिस्टिंग डेट था इनका 17 मई, कुछ लोग इस दिन को नहीं भूल सकते, कोई बात नहीं। और ये ओपन ही हुआ 867 पे, क्लोज हुआ उस दिन 875 पे। लिस्टिंग गेन वर्ड हटा दो वहां से, 7.75% का लॉस हुआ सब जनता का। और इसकी आज की मार्केट प्राइस चल रही है 665, आज की मतलब जब कल क्लोज हुआ होगा मार्केट, अभी तक सुबह से मार्केट खुला नहीं है, 665। और अभी तक
लोगों का हो चुका है 30% का लॉस। सब नमक डाल रहे हैं, पता है, बेशरम। और ये तो टॉपिक मुझे पढ़ाना भी नहीं था, पता नहीं मैं यहाँ क्यों लेकर आया। इधर आओ, मुझे आपको पढ़ाना था टॉपिक ऑफ मिनिमम लॉट, कि जब LIC का भी IPO आया था तो उन्होंने कितने में आया, 949 में आया था। तो एक शेयर 949 का था LIC के IPO में, लेकिन आपकी इच्छा है कि नहीं सर 1000 रुपये जेब में एक शेयर लेना, नहीं ले सकते। मिनिमम लॉट कितने का था, 13 का था, 14 का था, 13.5 का मिनिमम लॉट था, 14 का लॉट था मिनिमम, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, 14 का लॉट था। तो दैट मेक्स इट 13,500 के आसपास आया क्या, 13,500 के आसपास रफली ले रहे हैं, मैथमेटिकली करेक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा 19-20, ठीक है। तो ये 13,500 का एक लॉट हो गया। तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता IPO में सर 1000 रुपये एक शेयर दे दो, नहीं, एक व्यक्ति को कम से कम ये एक लॉट तो लेना ही पड़ेगा। तो हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं अलॉटमेंट की, तो जब भी अलॉटमेंट भी होगा प्रोपोर्शनेटली होगा। प्रोपोर्शनेटली का मतलब है जैसे कि आप बचपन से कर रहे हो, अरे 11th-12th में वही तो किया आपने, आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और वहाँ पे क्या करते हो कि 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है, हमारे पास 50,000 शेयर्स ही है, 2:1 का रेशियो करेंगे और सबको थोड़ा थोड़ा देंगे, पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। ये सब पूरा आपने रोया है ना 11th-12th में, दैट इज प्रोपोर्शनेटली ओनली, कि जो लोगों के एप्लीकेशंस आए हैं हम सबको प्रोपोर्शनेटली थोड़े थोड़े शेयर्स देते हैं। मान लीजिए हमें इशू करने थे 1 लाख शेयर्स और 5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई है, तो 5:1 का एक रेशियो बन जाएगा कि हर व्यक्ति जिसने 5 शेयर के लिए अप्लाई किए हैं उसको 1 शेयर का अलॉटमेंट मिलता है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा मतलब डिफरेंट होता है जैसे कि आपने किया उससे भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैटेगरीज होती है और हर एक कैटेगरी का प्रपोर्शन अलग निकलता है। एग्जाम्पल, एक हो गई रिटेल की कैटेगरी, एक हो गई आपकी एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर की कैटेगरी, ऐसे अलग अलग कैटेगरी होगी, एक हो गई इंप्लॉय की कैटेगरी, तो हर एक का प्रपोर्शन अलग हो सकता है। इसको इस नजरिए से समझिएगा, जैसे कि आपके कॉलेज के एडमिशन होते हैं, वो सीट्स को रिजर्व कर देते हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 सीट्स हैं, 50 सीट्स आर रिजर्व फॉर इनसाइड महाराष्ट्र, खत्म हो गई बात। 10 सीट्स आर रिजर्व फॉर फिजिकली हैंडीकैप एग्जाम्पल, एंड 40 सीट्स आर ओपन फॉर जनरल, ठीक है। अब ये जब एडमिशन देंगे, ये भी मेरिट्स के बेस पे देंगे। तो आप मानिए यहाँ पे जब एप्लीकेशन आ रही है 50 के लिए इनसाइड महाराष्ट्र के 50 सीट्स के लिए 400 एप्लीकेशंस आई, तो उन 400 में से जो टॉप 50 उनको दे देंगे, ठीक है। जो फिजिकली हैंडीकैप कोटा है उसके अंदर 10 सीट्स है, उसके अंदर 15 एप्लीकेशन ही आई, तो 15 में से 10 को एडमिशन दे देंगे। और ये जो आउटसाइड महाराष्ट्र कोटा है 40 सीट्स, इसके लिए 4000 एप्लीकेशन आई, तो टॉप 40 को एडमिशन दे देंगे। हर एक का प्रोपोर्शन अलग हो गया ना, हर एक का रेशियो, हर एक का कट ऑफ अलग अलग आ जाएगा। सो दैट इज हाउ इट वर्क इन कंपनीज एज वेल व्हेन दे आर कमिंग अप विद एन IPO। तो IPO में कैटेगरीज होती है, कुछ कैटेगरीज आर ओवर सब्सक्राइब बाय 7-8 टाइम्स, कुछ कैटेगरीज आर ओवर सब्सक्राइब बाय 2 और 3 टाइम, तो उसके हिसाब से प्रपोर्शन बनता है। मेन कैटेगरी एक हो जाती है रिटेल, एक हो जाती है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के अंदर अलग प्रकार से अलॉटमेंट होगा, प्रपोर्शन अलग निकलेगा, रिटेल का प्रपोर्शन अलग निकलेगा। तो प्रपोर्शनेट ही होता है, बट कैटेगरीज होती है, तो कैटेगरीज में अलग अलग प्रपोर्शन आ सकता है। मैं भी सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। अभी तो हमने ये पॉइंट में क्या पढ़ा, ये पॉइंट में पढ़ा है कि हम रिटेल को और एंकर को छोड़ दें तो बाकी सबका अलॉटमेंट होगा प्रपोर्शनेट बेसिस पे, बस आराम से। However, the value of specified securities allotted to any person, except in case of employee, in pursuance of reservation made under these regulations, shall not exceed 2 lakh rupees for retail और 5 lakh rupees for eligible employees। कि रिटेल इन्वेस्टर को भी 2 लाख से ज्यादा का अलॉटमेंट नहीं होगा और एम्प्लॉय को 5 लाख से ज्यादा का अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए। अरे रिटेल का डेफिनेशन ही क्या है, 2 लाख तक वाले ही हैं, तो रिटेल को 2 लाख से ज्यादा आप कर ही नहीं सकते, वरना वो रिटेल में नहीं आएंगे, वो NII में आ जाएंगे। बताता हूं जिनको बेसिक नहीं पता है, 2 मिनट बस ये कंप्लीट करने दो। The allotment of specified securities to each retail investor shall not be less than the minimum bid lot, subject to the availability of shares in retail individual category। कि रिटेल में जितने लोग अप्लाई करेंगे हर एक को एक एक लॉट तो देना ही है, एक एक लॉट देने की कोशिश करनी है आपको सबको। And the remaining available shares, if any, shall be allotted on a proportionate basis। पढ़ा दूंगा अभी। The authorized employee of designated stock exchange, along with the lead manager, registrar to the issue, shall ensure that basis of allotment is finalized in a fair and proper manner। कि ध्यान रखना है हमारे रजिस्ट्रार टू एन इशू को और लीड मैनेजर को और स्टॉक एक्सचेंज को कि जो भी आपका इशू हो रहा है वो फेयर तरीके से हो रहा है, यहाँ पे कुछ गलत नहीं हो रहा है। दैट इज ऑल ओके। चल अब आते हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फंडिंग के बेसिक्स यहीं चल रहे हैं, आसपास यहीं देखा है। अब नेक्स्ट आ जाओ एकदम मस्ती से, 8th था 9th, एकदम शांति समझना। जब भी एक कंपनी IPO के लिए एप्लीकेशन राइट करता है तब जो कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर है, बहुत बढ़िया फुल आर्टिस्ट, इधर इन्वेस्टर्स की 3 कैटेगरी होती है।
ये बेसिक है, ये एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा। एक तो कैटेगरी होती है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। एकदम आराम से रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं। एक होता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति हु इज अप्लाइंग इन एन आईपीओ एफपीओ फॉर अप टू 2 लाख रुपीज। जो अप टू 2 लाख वाले होते हैं वो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, हम छोटे वाले। एक कैटेगरी होती है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की। समझना अच्छे से, एकदम आराम से। तो ये जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर 10 करोड़ नहीं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के 13 पॉइंट्स हैं। तो जो भी उन 13 पॉइंट्स में कवर होते हैं उनको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कहते हैं। ये बड़े बड़े लोग, एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड, एग्जाम्पल शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पेंशन फंड, ये जो इंडिया में बड़े बड़े, उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, दे आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। जो इन दोनों कैटेगरीज में कवर नहीं होते वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये सबसे बेसिक कैटेगरी है इन्वेस्टर की। अब हम और जाएंगे तो एंकर इन्वेस्टर ले आएंगे, हम लोग और डिवाइड कर सकते हैं, बट जो सबसे बेसिक कैटेगरी है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर इज अ टाइप ऑफ क्यूआईबी, तो उसके लिए कुछ अलग नहीं करते। एंकर इन्वेस्टर इज अ टाइप ऑफ क्यूआईबी। तो क्यूआईबी में भी जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको एंकर इन्वेस्टर कहते हैं। तो क्यूआईबी के अंदर आप 2 बाइफर्केशन कर सकते हो, एक होता है एंकर इन्वेस्टर और एक हो गया नॉन एंकर इन्वेस्टर, अगर आप करना चाहो तो एंकर इन्वेस्टर इज अ टाइप ऑफ क्यूआईबी। बट वो छोड़ो, अभी हम इधर आते हैं। सबसे आसान बाइफर्केशन जो होता है बेसिक्स में, इन्वेस्टर की 3 कैटेगरी होगी। एनी person who's making an application up to 2 lakh rupees, that person is a retail individual investor. Any person who's covered under those 13 points, ICDR में 13 points दे रखे, they become qualified institutional buyer. नहीं, इधर आ जाओ, ऐसे मत देखा करो मेरी तरफ। QIB की तो डेफिनेशन पढ़ के आए होगे ना, याद करके एग्जीक्यूटिव में। हाँ, ये हो गया ICDR। अरे याद आ रहा है आपको, मैं कल बातों ही बातों में एक चीज पढ़ा रहा था कि जब भी आप शेयर्स का अलॉटमेंट करते हैं तो अपने मन से प्रोपोर्शन डिसाइड नहीं कर सकते, सेट प्रोपोर्शन है आईसीडीआर में। ये देखो, ये वही है। या तो 30:1 के हिसाब से कर रहे हो तो 35% रिटेल को दे सकते हो, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल को दे सकते हो और 50% क्यूआईबी को देना ही पड़ेगा। और अगर आप 32:2 के हिसाब से कर रहे हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 10% रिटेल, मतलब नॉट मोर देन 10%, नॉट मोर देन 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल, और कम से कम 75% देना पड़ता है क्यूआईबी को। तो इस प्रकार के सेट डिविजन से हम सही टाइम पे देखेंगे, बट एक कल बात निकली थी तो हम जस्ट टेलिंग यू। चलो हम लोग वापस अपने क्यूआईबी की डेफिनेशन को फटाफट से देखने की कोशिश करते हैं। यस, याद आ रहा है कुछ? टोटल पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं 13। सो ये 13 पॉइंट्स हैं, ये 13 पॉइंट्स स्पेसिफाइड क्यूआईबी हैं, ना 14 ना 12, ये फिक्स है। यही 13 लोग क्यूआईबी, उनके नाम दे रखे हैं। ये भारत के सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। इन 13 पॉइंट्स में कवर्ड पीपल मस्ट बी 100-200, लेकिन 13 पॉइंट्स क्लियर है। एक बार फटाफट से ऊपर से देखते हैं। म्यूचुअल फंड हम सबको पता है, वेंचर कैपिटल फंड, भारत के बहुत सारे आईसीआईसीआई वेंचर कैपिटल फंड, ऐसे बड़े बड़े वेंचर कैपिटल फंड है जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एआईएफ, ब्रीफ आइडिया एग्जीक्यूटिव में पढ़ा, इसका एक पूरा चैप्टर है प्रोफेशनल्स में। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर ये पहले हुआ करते थे, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर पहले हुआ करते थे। फिर एक नया रेगुलेशन आया था एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के कंसेप्ट आने के पहले जो लोग थे उन्हें कहा था फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, रजिस्टर विद द बोर्ड। बोर्ड मतलब यहाँ पे सेबी, यहाँ पे बोर्ड का मतलब सेबी आएगा। तो म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, एआईएफ, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, ये सब लोग हैं क्यूआईबी, फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से। सेकंड पॉइंट, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल कॉर्पोरेट बॉडीज एंड फैमिली ऑफिसेस, कि इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट बॉडीज एंड फैमिली ऑफिस को हटा दो तो बाकी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो भी क्यूआईबी है।
क्योंकि जो फॉरेन मतलब इंडिया के बाहर से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, वो सब QIB है, सब बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, लेकिन बाहर से कोई गरीब भी तो इन्वेस्ट कर सकता है, समझ में आ रहा है? तो उसको QIB नहीं बोलेंगे, इंडिविजुअल कोई छोटी मोटी कंपनियां, फैमिली ऑफिसेस। आपने अगर एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा तो यहाँ पे ऐसा कुछ पढ़ा होगा, FPI अदर देन कैटेगरी 3, ऐसा कुछ। अब कैटेगरीज हट चुके हैं, वो अब 2 कैटेगरी हो चुकी है, तो अब कैटेगरी 3 है ही नहीं, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट बॉडी, फैमिली। अरे हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी मतलब जनता इन जनरल बात करता हूँ मैं, हमें लगता है कि अब्रॉड में सब अमीर ही हैं, ऐसा नहीं है। तो होता क्या है कि कभी कभी जैसे कि आप कुछ ऐसी जगह पे जाओगे तो वहाँ पे कोई फॉरेनर घूमने आते हैं, तो ऑटो रिक्शा बोल दो या फिर जो शॉप्स हो गए हैंडीक्राफ्ट वाले, उनको क्या लगता है अरे इससे तो पैसे लेंगे हम लोग बहुत सारे। ऐसा भाई साहब वो हालत ऐसी होती है कभी कभी वो लोग हमारे जितने पैसे भी नहीं देते हैं, मतलब दे बार्गेन टू अ फुलेस्ट। अरे मतलब अपने यहाँ थोड़ा सा एक माइंडसेट लगे, वहाँ पे माइंडसेट लगे। आई हैव एटलीस्ट मेट 20 पीपल पर्सनली जो क्या करते हैं, दे अर्न इन देयर फॉरेन कंट्री फॉर 6 मंथ्स एंड फॉर द रिमेनिंग 6 मंथ्स दे ट्रैवल। वो 6 महीना पैसा कमाते हैं अपने कंट्री के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, और 6 महीने वो ट्रैवल करते हैं, सेविंग शून्य। अपने पापा में अपना मर्डर करते हैं अपन वैसे जी लें तो, बट वो लोग वैसे ही जी रहे, मतलब लाइफ में ऐसा कल का देखा ही नहीं। एंड वेरी चीप ट्रैवल, ऐसा हॉस्टल में रहते हैं और मस्ती से 6 महीने पैसे कमाए, ये पैसे इकट्ठे हो गए कितने 4-5 लाख रुपए, और निकल जाते हैं। एंड दे प्रेफर विजिटिंग टू कंट्रीज लाइक इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड वाईलैंड, भूटान वूटान, चीप कंट्रीज ना। यहाँ पे इतना मतलब यहाँ पे आपको 200-300 रुपए में आराम से सोने का एक बेड मिल जाता है कहीं पे भी एक्चुअली ना। सो देन दे प्रेफर ट्रैवलिंग टू दीस कंट्रीज। अरे अपना माइंडसेट क्या है, अमीर लोग पैसा काटो, तो नहीं भाई साहब वो अलग संघर्ष कर रहे हैं। इट्स जस्ट सो द माइंडसेट इज द थिंग्स आर रियली डिफरेंट भाई साहब। चलो आ जाओ यहाँ पे, चलो ये हो गया। उसके बाद में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये तो हमको पता ही है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये भी QIB होते हैं। उसके बाद में आ गया हमारा मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि मल्टीलेटरल या बायलेटरल है तो वो भी QIB में आएगा। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद IRDA, इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज्ड बाय आर्मी नेवी एयरफोर्स, इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये 3 इंश्योरेंस वाले लोग। फिर प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड विद अ मिनिमम कॉर्पस ऑफ 25 करोड़, जैसे हम कंपनी में कैपिटल यूज करते हैं वैसे ही फंड में कॉर्पस वर्ड यूज करते हैं, सेम है। एंड लास्ट सेकंड ये 2 पॉइंट, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट NBFC, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट NBFC, याद नहीं करना है अभी। ये 13 पॉइंट्स हैं जो कि QIB है, मतलब सेट है, कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई अंदर नहीं, ये फिक्स 13 लोग हैं जो कि QIB होने वाले हैं। तो हमारे बेसिक्स की डेफिनेशन में QIB कौन है पहले से सेट है, ICDR ने ऑलरेडी बता रखा है कि ये 13 लोग जो होते हैं ये होते हैं QIB। बात खत्म। रिटेल हो गए जो अप्लाई करते हैं अप टू 2 लाख, अप टू 2 लाख वाले रिटेल। ये जो बड़े बड़े 13 लोगों का ये QIB। और ये नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन है, जो ना इधर कवर हो रहे हैं ना इधर कवर हो रहे हैं, उनको कहते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आपने कल को एक IPO में 5 लाख का एप्लीकेशन दे दिया, आप नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए। आपने कल को एक IPO में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट दे दिया, आप नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए। एज इजी इज दैट। आप जब IPO में अप्लाई करेंगे, अभी तो मैं सजेस्ट ही करता हूँ कोई लोग ट्रेडिंग मत करो, बट जो करता है, आप अगर कोशिश करोगे अपने नॉर्मल मोबाइल ऐप से, तो 2 लाख से ज़्यादा अप्लाई नहीं करने देगा कभी कभी। तो वो क्यों नहीं करने देता, क्योंकि उसमें RII की सेटिंग फीड की हुई है। तो अगर आपको अप्लाई करना, यू कैन हैव अ वर्ड विद योर ब्रोकर कि नहीं भाई मुझे RII कैटेगरी में अप्लाई नहीं करना है, देन यू कैन इवन अप्लाई फॉर मोर देन 2 लाख। द मोमेंट यू आर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर मोर देन 2 लाख, यू ऑटोमेटिकली बिकम अ NII। या फिर कोई भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो QIB में कवर नहीं हुई, वो भी कहां पर आएगी, NII। तो NII इज अ वेरी वास्ट कैटेगरी, जो एकदम छोटा नहीं है और जो एकदम बड़ा नहीं है, ये दोनों कवर कहां पे हो जाते हैं, NII कैटेगरी के अंदर। सो मिडिल क्लास कह रहे हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ये बेसिक कैटेगरी ऑफ 3 इन्वेस्टर है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब अलॉटमेंट भी करते हैं तब ICDR ने सीधा बोल रखा है RII को इतना करो, NII का कितना करो और QIB को इतना करो। तो 3 कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर है। सब लोग क्लियर है? अब एक कैटेगरी जो आपको बचपन की याद आ रही है, एंकर इन्वेस्टर। व्हाट डू यू मीन बाय एंकर इन्वेस्टर? एंकर इन्वेस्टर refers to those QIB who makes an application for how much? 10 crore। तो एंकर इन्वेस्टर ऑलरेडी बड़े बड़े लोग हैं, पर उसमें जो एकदम ही बड़े बड़े लोग हैं उनको कहते हैं एंकर इन्वेस्टर। तो एंकर इन्वेस्टर्स आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। तो अमंग द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इफ एनीवन इज मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर 10 crore और मोर इन अ बुक बिल्डिंग इशू, दैट पर्सन इज नोन एज एंकर इन्वेस्टर। तो एंकर इन्वेस्टर QIB का एक सब पार्ट है। क्लियर है? चलो हम लोग यहां पर हैं कि 3 कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर होती है। अब आ रहा हूं मैं टॉपिक पे, जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, 100% फोकस यहां पे अलॉटमेंट पे। इनका कहना है कि जब भी हम बेसिस ऑफ अलॉटमेंट वगैरह की पढ़ने की कोशिश करते हैं,
बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 100% फोकस स्क्रीन पे। स्क्रीन पे यहीं पे। चलो इसमें एक हो गया हमारा बेसिस ऑफ अलॉटमेंट के अंदर, बहुत बढ़िया। इधर 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 चलिए कर लो जल्दी सेट कर लो इधर। हम जब बात करें बेसिस ऑफ अलॉटमेंट में तो एक हो गए हमारे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, एक यहां पे लिया इन्होंने एंकर इन्वेस्टर, समझना अच्छे से, और एक लिए इन्होंने अदर्स। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जब डिटरमिन करना था आईसीडीआर को कि अलॉटमेंट कैसे करेंगे, तब उन्होंने कहा कि आरआईआई को एक पर्टिकुलर तरीके से करेंगे, एंकर इन्वेस्टर को एक पर्टिकुलर तरीके से करेंगे, और बाकियों को एक पर्टिकुलर तरीके से करेंगे। यहां पे उन्होंने एनआईआई को कंसीडर नहीं किया, तो एनआईआई कहां पर आ गए, यहां पर आ गए अदर्स में। क्यूआईबी में भी जो एंकर इन्वेस्टर नहीं है वो भी कहां पे आ गए, अदर्स में। बात समझ में आ रही है? तो एट द टाइम ऑफ डिटर्मिनिंग द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट उन्होंने कहा कि देखो रिटेल का इस तरह से होगा, एंकर का इस तरह से होगा, और बाकियों का एक पर्टिकुलर तरीके से होगा। आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है? तो यहां पे ये मत बोलना कल को कि सर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर तो आपने वो 3 बताया था, कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर वही होता है। अब इन्होंने अलॉटमेंट के टाइम पे रिटेल के लिए अलग रूल बनाए, एंकर के लिए अलग रूल बनाए, और बाकियों के लिए अलग रूल बनाए। तो बाकी में सब अदर्स की कैटेगरी में आ जाती है। और सबसे आसान पढ़ना है अदर्स की कैटेगरी, जो आप बचपन से 11-12 से पढ़ रहे हो। अदर्स के लिए जो भी ना तो रिटेल है ना एंकर है, उनका अलॉटमेंट होता है, उनको सिक्योरिटीज अलॉटमेंट, उनका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होता है प्रोपोर्शनेटली। तो इसके अंदर क्या होगा कि जितना ज्यादा एप्लीकेशन आया है उसके हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद में एक प्रपोर्शन बनेगा, उस प्रपोर्शन के हिसाब से अलॉटमेंट होगा। यहां पे सर अगर राउंडिंग ऑफ होगा, प्रपोर्शन तो पॉइंट में आ सकता है बिल्कुल, तो राउंडिंग ऑफ होगा टू द नियरेस्ट इंटीजर। इंटीजर। तो अदर्स को जो क्यूआईबीज एंकर इन्वेस्टर में नहीं आए या फिर अदर एनआईआई हो गए, इन सबको अलॉटमेंट होता है प्रोपोर्शनेटली। ये इन्होंने यहां पे लिखने की कोशिश की थी। अगर हम इस पॉइंट पे आते हैं तो ध्यान से पढ़ना इसको। अलॉटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी से, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मतलब जो सिक्योरिटी आप इशू कर रहे हो। अलॉटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू एप्लीकेंट अदर देन रिटेल एंड एंकर। रिटेल और एंकर को छोड़ दो, इन दोनों के अलावा जिसको अलॉटमेंट करोगे, इट शैल बी ऑन प्रपोर्शनेट बेसिस विद इन द रिस्पेक्टिव इन्वेस्टर कैटेगरी। मैंने कहा जैसे कि कैटेगरीज बन जाती है तो हर एक की कैटेगरी के हिसाब से रिस्पेक्टिव प्रपोर्शन होगा। एंड द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटेड शैल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। नियरेस्ट इंटीजर से राउंड ऑफ करेंगे, और सब्जेक्ट टू मिनिमम अलॉटमेंट बीइंग इक्वल टू मिनिमम एप्लीकेशन साइज। जो मिनिमम लॉट होता है वो हम देने की कोशिश करेंगे। सिंपल। तो सबसे पहली चीज हो गई कि ये जो अदर्स हैं इनको होगा प्रोपोर्शनेटली। इजी है। एंकर इन्वेस्टर पे आता हूं। ये आपको एग्जीक्यूटिव का थोड़ा बहुत याद होगा, जमाई जी, ठीक है। जिनको याद नहीं है, एंकर इन्वेस्टर यहां पर भी आएगा, यहां पे भी पढ़ाऊंगा वापस में एकदम आराम से। इनको अलॉटमेंट होता है, किसी को वर्ड याद है क्या? एक वर्ड यूज, जैसे कि यहां पे प्रोपोर्शनेटली वर्ड यूज कर रहे हैं, इन डिस्क्रिशनरी बेसिस पे। एंकर इन्वेस्टर को अलॉटमेंट होता है ऑन डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशनरी बेसिस। नहीं नहीं नहीं, इससे कुछ गलत छवि लेके मत जाओ जमाई उमाई की, ठीक है। वो सच्चाई है जो एक्चुअली पता चलेगी। इधर आओ भाई, ठीक है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर, अदर्स। तो अदर्स को प्रोपोर्शनेटली होता है, इजी है, बचपन से 11-12 से जो कर रहे हो वो अदर्स का खेल है। एंकर को होता है डिस्क्रिशनरी बेसिस पे। डिस्क्रिशन का मतलब वही कि हम चॉइस दे रहे हैं कंपनी को कि आपको कैसे काम करना है। डिस्क्रिशन का मतलब क्या हो गया? मैंने नंदिनी को कह दिया कि नंदिनी सुनना यार, यार ये 2000 रुपये ले जा और सब बच्चों के लिए कुछ खाने का ले। नंदिनी को डिस्क्रिशन दिया है कि आपका जो मन हो, ऐसे मत देखो मेरे को, एग्जांपल चल रहा है। नंदिनी को एक डिस्क्रिशन दिया है कि नंदिनी का मन है वो 2000 की जलेबी लेकर आ गई कि जलेबी खाओ सब लोग। नंदिनी का मन है, नंदिनी का जो मन है नंदिनी वो लेकर आ सकती है। तो व्हाट आई हैव गिवन इज डिस्क्रिशन। हो सकता है नंदिनी वापस ही ना आए, वो समझ में आ रहा है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बहुत कुछ हो सकता है, बट यहाँ पे नंदिनी को डिस्क्रिशन दिया है मैंने कि नंदिनी को जो लाने वाला सकती है। डिस्क्रिशन एक हो गया। मैंने कहा नहीं नंदिनी ये 2000 रुपये लो, 2000 रुपये का आप रसमलाई लेकर आ जाओ सबके लिए। हा, इतनी सारी रसमलाई, तब लंच में रसमलाई, हा। इधर आओ, चलो फोकस इधर करते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, तो वहाँ पे नंदिनी को डिस्क्रिशन दिया। उसी प्रकार से ईश्वर के यहाँ पे डिस्क्रिशन है। ईश्वर पता है क्या कर सकता है? ये एंकर इन्वेस्टर आएंगे सब। एंकर इन्वेस्टर मतलब कौन? वो क्यूआईबी जिन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा के लिए एप्लीकेशन किया है। ईश्वर डिसाइड करेगा तुम और तुम आ जाओ,
बाकी लोग जाओ। ईश्वर के मन से, कोई उसको लॉजिक नहीं देना है। ईश्वर अपने मन से डिसाइड कर सकता है कि कौन से एंकर इन्वेस्टर को सिलेक्ट करना है, कौन से एंकर इन्वेस्टर्स को टाटा बाय बाय करना है। दिस इज ऑन डिस्क्रिशनरी बेसिस। प्रपोर्शनेटली आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सबको लेना जरूरी, थोड़ा 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 थोड़ा। When it comes to the third category अदर, सबको बराबरी है। इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑल्सो सबको बराबरी है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर में बराबरी नहीं है। यहाँ पे आपको जिसको मन होगा आप लेंगे। ईश्वर कंपनी कैन डिसाइड कि आपको 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 हम एंकर इन्वेस्टर बना रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं बना रहे। तो एंकर इन्वेस्टर के अंदर डिस्क्रिशन दिया गया। सो ह्यूज थिंग अगर आप उसको एप्लीकेबिलिटी समझो तो। दो रीजन इसके। एक रीजन तो एंकर इन्वेस्टर का जो अलॉटमेंट का टाइप होता है ना, वो अगर आपको याद है एग्जीक्यूटिव का, तो उसमें वो व्यक्ति बिड कर सकता है अपने मन के राइट पैसे पे। उसको जितने अमाउंट पे बिड करना है वो कर सकता है, ठीक है। तो उसमें अगर डिस्क्रिशनरी बेसिस नहीं रखते तो ये कंपनी सिलेक्ट कैसे करेगी? तो जो एंकर इन्वेस्टर्स कम पे बिड करते हैं, एंकर इन्वेस्टर का थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, जिन्होंने पढ़ा नहीं हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा होता है एंकर इन्वेस्टर के अंदर कि एक व्यक्ति बिड कर देता है अपने मन के अमाउंट पे, उसको उसी अमाउंट पे अलॉटमेंट हो जाता है। फिर जब कट ऑफ प्राइस आती है तब इससे कभी कुछ पैसा मांगा जाता है और कभी इसको रिफंड कुछ भी नहीं किया जाता है। ऐसा हल्का सा याद होगा। तो अब कुछ जो शाणे के लिए अच्छा वर्ड नहीं मिल रहा था मुझको। कुछ जो ऐसे ऐसे एंकर इन्वेस्टर होते हैं, अच्छा वर्ड नहीं मिला, शाणे डेढ़ होशियार नहीं। कुछ ऐसे एंकर इन्वेस्टर होते हैं, वो सोचते हैं कि देखो सुनो, हमने अगर अभी हायर बिड किया तो फिर हमें अलॉटमेंट तो इसी बिड पे हो जाएगा, एंड में कट ऑफ प्राइस कम आ गई तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अगर कट ऑफ प्राइस ज्यादा आती है तो हमें एक्स्ट्रा देना है, दैट इज ओके। एक्स्ट्रा देने में उनको प्रॉब्लम क्यों नहीं? क्योंकि जितना सबने दिया उतना ही वो दे रहे हैं ना फिर। लेकिन उनको रिफंड नहीं मिलता, उनको दुखता है कि सबको 450 में मिला, हमको 480 में मिला, दैट इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कुछ एंकर इन्वेस्टर करते हैं, काम करते हैं, हम कम पे बिड करते हैं। तो वो लोग कम पे बिड करके बैठ जाते हैं, एंड देन द कंपनी सेज कि हाँ ठीक है ना, हम आपको सिलेक्ट ही नहीं कर रहे। देन कंपनी सिलेक्ट्स दोज एंकर इन्वेस्टर जिन्होंने बिड किया थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस पे। आई होप यू गेटिंग अ फेयर आइडिया। वन सेकंड डिस्क्रिशन रखने का रीजन ये भी है कि ये रिटेल नहीं है। अरे आज की तारीख में कंपनी का एजीएम होता है, रिटेल इन्वेस्टर एजीएम में जाता भी नहीं है। क्यों नहीं जाता है? उसको पता है उसके जाने से वो डिसीजन मेकिंग में चेंज नहीं कर पाएगा। इतने इतने से 2-2 लाख के शेयर लेके बैठे हो आप, क्या बात करो। आप रिलायंस की जनरल मीटिंग में अपने साथ में 1000 रिलायंस के शेयर होल्डर लेके चले जाओ, आप कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे मोटा भाई उठेंगे, जो बोलेंगे वही होगा। 50% शेयर्स उनके पास हैं, 50% शेयर्स उनके पास है, आप क्या कर लोगे? तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जनरली एजीएम भी अटेंड नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि उनके वोट करने से कुछ होने वाला नहीं है प्रैक्टिकली। बट अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, एंकर इन्वेस्टर्स तो बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना, इनके वोट करने से तो डिफरेंशिएशन आ सकता है। और जब हम कहते हैं कि मुकेश अंबानी साहब के पास भी 50% शेयर्स हैं, वो अकेले स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी तक खेल लेंगे अकेले, स्पेशल तो नहीं कर पाएंगे। सर स्पेशल भी स्पेशल कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% की है। तो स्पेशल के लिए तो आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। बट इसमें एक और बैकग्राउंड पे ध्यान रखना कि वोटिंग इज नॉट अमंग द टोटल शेयर होल्डर, इट इज द शेयर होल्डर प्रेजेंट एट द मीटिंग। तो मुकेश अंबानी साहब के पास हमेशा जब मीटिंग होती है 80-90% शेयर्स उनके पास ही इफेक्टिवली होते हैं, क्योंकि मीटिंग में जनता आ ही नहीं रही ना। तो जितने लोग आ रहे हैं उसका वोटिंग परसेंटेज निकालें तो वो अकेले 80-90% लेके बैठे होते हैं। आपको समझ में आ रहा है? टोटल का 50 है, लेकिन मीटिंग में प्रेजेंट लोग में अगर टोटल वोटिंग निकालते हैं तो उन्हीं के पास सब्सटैंशियल है। तो इसलिए पूरी डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में हो जाती है। लेकिन अगर आप एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट कर रहे हो तो हो सकता है ना उनके पास थोड़ी बहुत वोटिंग पावर होगी। 10 करोड़ से ज़्यादा वाले हैं, 4%, 5%, 3% ऐसी वोटिंग पावर हो सकती है। सो यू कैन डिसाइड कि आपको कैसे एंकर इन्वेस्टर्स को लेना है। अगर मान लीजिए आपका कोई कॉम्पिटिटर ही है, वही आपकी कंपनी के अंदर 15% शेयर्स खरीदना चाहता है, तो यहाँ पे कंपनी कैन टेक अ डिसीजन कि नहीं, हमें आपको नहीं लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दूसरे वाले को ले लेंगे। सो एंकर इन्वेस्टर के अंदर कंपनी हैज व्हाट? कंपनी हैज अ डिस्क्रिशनरी बेसिस। डिस्क्रिशनरी बेसिस। तो जो 10 करोड़ से ज्यादा से बड़े बड़े एप्लीकेंट आते हैं, उसके अंदर कंपनी डिसाइड कर सकती है कि आपको लेना, कोई बात नहीं, आपको लेना है या नहीं लेना है। बात समझ में आ रही है क्या सबको? सो एंकर इन्वेस्टर के अंदर होता है डिस्क्रिशनरी बेसिस। और फिर आता है लास्ट में हमारा रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर वो है जिसको सेबी सबसे ज्यादा प्रेम करता है। तो सेबी का क्या कहना है, यार इनमें सबको दो, भले थोड़ा 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 दो, सबको दो। आप ऐसा प्रोपोर्शनेटली के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे लोग सबको थोड़ा थोड़ा, एकदम ही थोड़ा 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 मिल जाएगा। इनका यार सबको दो और सबको कम से कम एक लॉट देने की कोशिश करो। तो रिटेल का रूल क्या है? दैट एवरी एप्लीकेंट should get 1 lot each if possible। if possible क्यों लिख रहा हूं? इन केसेस लाइक IRCTC सबको एक एक लॉट मिल ही नहीं पाया ना, क्योंकि लोगों ने, इतने ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर लिया कि द कंपनी हैज से 1 लाख लॉट, 1 लाख शेयर्स नहीं बोल रहा हूं, 1 लाख लॉट। सबको समझ रहा है ना?
इफ द कंपनी हैज 1 लाख लॉट एंड 2 लाख पीपल हैव अप्लाइड, तो हर एक को एक एक लॉट दे ही नहीं सकते, तो वहां पे होता है ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ड्रॉ ऑफ लॉट समझते हैं सब लोग, चिट्टियां, ठीक है। अब ऑफ कोर्स इतनी बड़ी कंपनी एक्चुअली चिट्टियां नहीं बनाती 1 लाख, वो कंप्यूटराइज करती है, तो कंप्यूटराइज तरीके से रैंडमली 1 लाख पीपल आर सिलेक्टेड और वो 1 लाख लोग जो हैं उनको अलॉटमेंट हो जाता है। आपको बात समझ में आ रही है? अब आपको अपने आसपास ऐसे लोग मिलेंगे। सबसे पहले तो ये प्रोविजन क्लियर हुआ क्या, रिटेल को कैसे मिलता है, एवरी एप्लीकेंट गेट्स अ लॉट। अगर एक्स्ट्रा शेयर्स बच गए तो वहां पे प्रोपोर्शनेटली होता है। एवरी एप्लीकेंट शुड गेट 1 लॉट ईच इफ पॉसिबल, एंड जो भी एडिशनल शेयर्स बच गए उसके बाद में, हर एक को एक एक लॉट देने के बाद अगर एडिशनल शेयर्स बच गए तो उसके अंदर प्रोपोर्शनेटली होता है, उसके अंदर प्रोपोर्शनेटली होता है। समझना अच्छे से। अब एक मिथ क्या है, आप अपने आसपास देखोगे कोई बड़ा आईपीओ आ रहा होगा तो जनता क्या करता है, यार एक काम करते हैं ना, हम लोग 6 लॉट के लिए अप्लाई कर देते हैं, एक तो मिल ही जाएगा। फर्क ही नहीं पड़ता है, आप 6 लॉट के लिए अप्लाई करो, आप 1 लॉट के लिए अप्लाई करो, आपको मिलने की संभावनाएं सेम है। क्योंकि अगर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा हैं कि टोटल लॉट ही उतने नहीं है, तो वो सबको एक एक लॉट ही देने वाले हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? इन केसेस लाइक IRCTC, बेस्ट एग्जांपल, इन केसेस लाइक जोमैटो ऑल्सो, LIC का नहीं लेता अभी, ठीक है ना। तो इन केसेस लाइक IRCTC और जोमैटो, वहां पे इतने ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था कि हर एक को एक एक लॉट नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने ड्रॉ ऑफ लॉट्स में सिलेक्ट किया कि फॉर एग्जांपल 1 लाख लॉट है, 2 लाख एप्लीकेशंस हैं, 1 लाख लॉट है, 1,50,000 एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स हैं, 1 लाख लॉट है, 1,50,000 एप्लीकेंट है। किसी ने 1 लॉट, किसी ने 10 लॉट के लिए अप्लाई किया होगा, वो इररिलेवेंट है। लेकिन 1,50,000 एप्लीकेंट है, तो इफेक्टिवली हम 1,50,000 में सबको एक एक लॉट तो दे ही नहीं सकते ना। तो हम 1 लाख लोगों को एक एक लॉट देंगे और 50,000 लोगों को वी आर सॉरी बोलेंगे। सही बात है, 50,000 लोगों को रिजेक्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपने 1 लॉट के लिए अप्लाई किया हो या आपने 6 लॉट के लिए अप्लाई किया हो, आपको मिलने वाला एक ही है और आपके ऑड्स सेम है। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मिथ है कि क्या नाम है यार, आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं होता ना, ज़्यादा बिड के लिए अप्लाई कर, एक तो मिल ही जाएगा। आप 1 के लिए अप्लाई करो, आप 6 के लिए अप्लाई करो, आपकी पॉसिबिलिटी सेम रहती है। चलो सर, तो फिर कोई तरीका ही नहीं है कि ऐसे कोई आईपीओ के अंदर शेयर्स देने का? एक ही तरीका है, दैट इज नो रॉकेट साइंस। व्हाट यू कैन डू, आप अपने अकाउंट से भी अप्लाई करो, पापा से भी अप्लाई करो, मम्मी से भी अप्लाई करो, अपने HUF का भी एक अकाउंट खोल दो और इन सब डीमेट अकाउंट से अप्लाई करो। अब आपका गेम समझ में आ रहा है ना? उन 1,50,000 में से 6 अकाउंट तो आपके, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अलॉटमेंट इंक्रीजेस ना। बस, और अब 6 में से 6 में भी अलॉटमेंट हो सकता है और 6 में से 1 में भी नहीं हो, ये भी हो सकता है। अरे सट्टा है, सट्टा लॉटरी, ऐसा सिस्टम है। तो इट इज जस्ट इन द मोर अकाउंट्स यू आर अप्लाइंग थ्रू, द मोर पॉसिबिलिटी यू हैव। एक अकाउंट से ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई करोगे, उससे कोई पॉसिबिलिटी बढ़ती नहीं है। क्लियर एकदम? चल, यहां पे जो लिखा हुआ है हमने पढ़ा बेसिस ऑफ अलॉटमेंट के अंदर, कि बेसिस ऑफ अलॉटमेंट के अंदर अदर्स प्रोपोर्शनेटली होता है, एंकर इन्वेस्टर डिस्क्रिशनरी होता है, और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के अंदर क्या रूल है? एवरी एप्लीकेंट शुड बी गिवन 1 लॉट इफ पॉसिबल, एनी एडिशनल शेयर्स शुड बी गिवन कैसे? प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली। चल, सबसे पहला पॉइंट है सुपर इजी, उसके अंदर लिखा है कि कम से कम मिनिमम अलॉटीज कितने होने चाहिए? 1000 मिनिमम अलॉटी है, इजी। उसके बाद में हमने पढ़ लिया सेकंड पॉइंट के अंदर कि आप ओवर एंड अबव नहीं दे सकते, ओवर एंड अबव नहीं दे सकते, लेकिन मैक्सिमम कितने दे सकते हो? 1%। वो हमने पहली जगह पढ़ लिया था। फिर ये पॉइंट को अभी हमने पढ़ा। अब इसके बाद में ये पॉइंट आता है। ये पॉइंट क्या कहता है कि जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आप देते हैं कभी भी, रिटेल को 2 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते और इंप्लॉइज को 5 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते। अनदर स्मॉल पॉइंट टू रिमेंबर कि रिटेल का तो 2 लाख हमें समझता है, लेकिन इंप्लॉइज को जब हम देते हैं उनके लिए रिजर्वेशन के लिए, तो उनको आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लाख दे सकते हो, उससे ज्यादा किसी इंप्लॉय को भी नहीं दे सकते। एंड देन कम्स दिस पॉइंट, द अलॉटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टू ईच रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, शेल नॉट बी लेस देन द मिनिमम बिड लॉट। तो हर एक को एक एक लॉट मिलना चाहिए, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्स इन रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी। ये क्यों लिखा है? आप कहते हो सबको एक एक दो, लेकिन सबको एक एक दे ही नहीं पाते हैं कभी कभी। एंड द रिमेनिंग अवेलेबल शेयर्स इफ एनी शेल बी अलॉटेड ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस, कि जो रिमेनिंग शेयर्स बच गए उसको आपको अलॉट करना है कैसे? प्रोपोर्शनेटली। आर यू गेटिंग अ फेयर आइडिया? चलो, उसके बाद में आता है द ऑथराइज्ड एम्प्लॉइज ऑफ द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज अलॉन्ग विद लीड मैनेजर रजिस्टर्ड टू द इशू शेल इंश्योर दैट द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज फाइनलाइज्ड इन अ फेयर एंड प्रॉपर मैनर। दैट इज अ थियोरेटिकल पॉइंट। चलो, नहीं नहीं, ऐसा कौन करता है भाई? मेरी गलती हो गई ना, मैं गूगल के पास नहीं गया पहले। अब गूगल हमें रास्ता बताएगा। ICSI एकेडमिक कॉर्नर। अभी क्या जादू, इधर आओ। स्टडी मटेरियल CS एग्जीक्यूटिव। हाँ, गलती से नहीं जा रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव में ही जाना है। इधर
अगर हम लोग सर्च करते हैं क्या हो गया, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है ना? बस 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 करो, खेलो फिर आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। आराम से खेलो, दिक्कत नहीं कुछ। यस, इधर आ जाओ सब लोग, चलिए बस बस मस्त यार। नंदनी सबके लिए अरेंजमेंट कर रखा है ना आपने? हाँ यस, चलो इधर आओ। आज तो वैसे अगर खाने पीने का आपको टेंशन है तो लो ही मत, रास्ते में निकल जाओ, ऐसे 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 करते रहो और बड़े टाइम टू टाइम इतना जबरदस्त आपको खाना मिलेगा। इतनी भक्ति से लोग आते हैं ना कि अपन विचार ही नहीं कर सकते एक्चुअली। मतलब ऑन अ सीरियस नोट, इफ यू जस्ट स्टैंड ऑन द स्ट्रीट एंड यू सी दोस पीपल ना, भाई साहब वो एकदम अंधी भक्ति से चलते हैं वो लोग, आप विचार नहीं कर सकते इतनी भक्ति से वो लोग चलते हैं। मतलब यू नो ना, भी जो ये पूरा पालकी का सिस्टम चल रहा है, मतलब नहीं पता है आप लोगों को क्या? हाँ मतलब अरे कैसा है यार कि हर एक व्यक्ति एक अलग अलग टाइप का, अपन लोग कैसे हैं, अपन लोग वो हैं जो मटेरियल दुनिया में बंधे हुए हैं, ठीक है ना, 100%। अभी कहना आसान है और उससे बाहर निकलना काफी कठिन है। बिकॉज आप आज सोच लो मैं घर से, तो आपके घर वाले धोके आपको घर पे वापस बुलाएंगे जरा। बट दीज पीपल मतलब ये दीज पीपल आर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट काइंड। मतलब कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, एक अंधी भक्ति है और उसमें चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। नॉर्मल एक व्यक्ति सोच ले वो करना है, वो कर ही नहीं सकता, मतलब बॉडी भी साथ नहीं देगी। बट दीज पीपल डू इट, मतलब बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन ऐसा। तो अभी उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाता हूँ, इट इज जस्ट कि ये लोग एक जगह से एक्स जगह से निकलते हैं और वाई जगह तक पैदल चलते चलते जाते हैं विथ नो मनी प्रैक्टिकली। एंड जो भी रास्ते में खाने को मिलता है ये खाते रहते हैं और इसी तरह से इनका चलता रहता है। किसी दिन अगर खाना नहीं मिला तो नहीं खाएंगे। ये तो क्या हो गया कि अब कंसेप्ट इतना पॉपुलर हो चुका है कि बहुत सारे लोग जिस भी एरिया से जाते हैं वो लोग फूड सर्व करते हैं। बट पहले जब इतना पॉपुलर नहीं था तब लोग घर से निकलते थे, अगर खाना मिला तो खाएंगे, नहीं मिला तो ऐसे ही चलते रहेंगे ऐसा। अरे बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। हम लोग आते हैं, हम लोग मटेरियल दुनिया में ऐसे जीना पड़ेगा हमको, इधर आओ ठीक है ना, आ जाओ आ जाओ। अगर ये इलस्ट्रेशन आपको समझता है तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको समझता है। सीएस प्रोफेशनल लेवल पे फंडिंग के अंदर एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं। हम लोग जब हमारा पूरा बैच कंप्लीट होता है तो मैं एक सेशन लेता हूँ न्यूमेरिकल्स का, जिसमें हम सारे पास से न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं। ऐसा न्यूमेरिकल कभी आया नहीं है, बट उनका लाने में क्या जाता है, पूछ तो सकते हैं वो। तो ये एक न्यूमेरिकल है, एग्जीक्यूटिव में आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको पढ़ लो, इससे कंसेप्ट भी क्रिस्टल क्लियर हो जाता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के अलॉटमेंट का। अच्छे समझना सब लोग स्क्रीन पे। एग्जीक्यूटिव के नोट्स हैं ये मॉड्यूल। टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑन ऑफर एट 600 पर शेयर इज 1 करोड़ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। एक कंपनी कितने शेयर्स टोटल इशू कर रही है? 1 करोड़। कितने में? 600 पर शेयर में। ओके। सेकेंड, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑन ऑफर फॉर रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी इज 35 लाख। टोटल शेयर्स इशू कर रहे हैं 1 करोड़, लेकिन उसमें से रिटेल का कितना है? 35 लाख। कैटेगरीज होती है ना, तो रिटेल का है 35 लाख। द इशू इज ओवरऑल सब्सक्राइब बाय 2.5 टाइम। मतलब टोटल 1 करोड़ शेयर्स थे तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है? 2.5 करोड़। सो द इशू इज ओवरऑल सब्सक्राइब 2.5 टाइम्स। लेकिन हमारे काम की बात अब आएगी। Whereas the retail individual investor category is oversubscribed by 4 times. तो ओवरऑल इशू इज सब्सक्राइब 2.5 टाइम्स, लेकिन उसमें रिटेल का कैटेगरी इज ओवरसब्सक्राइब बाय 4 टाइम। मतलब बाकी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशंस कम आए होंगे ना, बट रिटेल के लिए एप्लीकेशंस बहुत आए। मतलब रिटेल के लिए 35 लाख शेयर्स हमारे पास हैं अलॉट करने के लिए, और एप्लीकेशन कितने आ गए? 140 लाख या 1.4 करोड़, जो भी आप कहना चाहें। 140 लाख बोलो तो आपको कैलकुलेशन इजी जाएगा, ठीक है। 140 लाख तो 35 लाख तो शेयर्स हैं और एप्लीकेशन आ चुके हैं 140 लाख शेयर्स के लिए, ठीक है।
द इशुअर हैज फिक्स द मिनिमम एप्लीकेशन या बिड साइज एज 20 सिक्योरिटी। तो मिनिमम लॉट जिसे कहते हैं वो 20 सिक्योरिटीज का बन चुका है। तो एक व्यक्ति एक सिक्योरिटी नहीं ले सकता, उसको लेना है तो कितना लेना है 20, तो 20 का एक लॉट है। फॉलिंग विद इन द रेंज ऑफ 10,000 15,000 मल्टीपल देयर ऑफ। तो 20 सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी कितने की है 600, तो कितना हो गया 12,000। तो ये 10 से 15,000 के बीच में भी है, राइट। तो ये हो गया हमारा मिनिमम लॉट। तो मिनिमम लॉट इज ऑफ 20 सिक्योरिटी। अ टोटल ऑफ 1 लाख रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैव अप्लाइड इन द इशू। कितने लोगों ने अप्लाई किया 1 लाख इन नंबर, इन वेरिंग नंबर ऑफ बिड लॉट्स। किसी ने एक लॉट के लिए अप्लाई किया, किसी ने 5 लॉट के लिए अप्लाई किया, इन वेरिंग बिड लॉट्स, दैट इज बिटवीन 1 to 16। किसी ने एक के लिए अप्लाई किया, मैक्सिमम 16। मैक्सिमम 16 क्यों 12,000 इंटू 16 करो एक बार, 1,92,000। अगर कोई व्यक्ति 17 लॉट के लिए अप्लाई करेगा तो रिटेल की कैटेगरी में होगा ही नहीं ना। तो रिटेल की कैटेगरी में आने के लिए वो या तो एक लॉट के लिए अप्लाई किया होगा या मैक्सिमम 16 लॉट के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? यस। तो लोगों ने 1 लाख टोटल रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने एप्लीकेशन किया है। किसी ने एक लॉट, किसी ने 5 लॉट, 1 to 16 लॉट के बीच में। और ये हमारे लिए रेलिवेंट भी नहीं है। 6th क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ द 1 लाख इन्वेस्टर देयर आर 5 रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर A B C D E who have applied as follows। A ने अप्लाई किया फॉर 320 सिक्योरिटी, B ने अप्लाई किया फॉर 220 सिक्योरिटी, C हैज अप्लाइड फॉर 120 सिक्योरिटी, D हैज अप्लाइड फॉर 60 सिक्योरिटी एंड E हैज अप्लाइड फॉर 20 सिक्योरिटीज। आपको बताना है कि इनको कितना अलॉटमेंट होगा, एकदम शांति से। तो इन्होंने इतनी इतनी सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई किया है, इनको कितना अलॉटमेंट होगा, एकदम शांति समझते हैं। हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है? हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये है 35 लाख शेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है। और एप्लीकेशन कितने के लिए आ चुका है 140 लाख शेयर्स के लिए हमारे पास आ चुका है एप्लीकेशन। 35 लाख शेयर्स है हमारे पास और एप्लीकेशन आ चुका है 140 लाख के लिए। तो भैया प्रोपोर्शनेटली कर देते हैं? नहीं ना, ये तो रिटेल है ना। रिटेल कैटेगरी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं होता है, पहले हर एक को क्या करना पड़ेगा, एक एक लॉट देना पड़ेगा। तो रूल रिटेल का क्या है, सबसे पहले हर एक को एक एक लॉट दो, हर एक एप्लीकेंट को, उसके बाद बैलेंस शेयर को आप प्रोपोर्शनेटली दो। तो सबसे पहला स्टेप 1 और स्टेप 2 में अलॉटमेंट होगा। रिटेल को अलॉटमेंट होगा स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 सबसे पहले हर एक को एक एक लॉट दे दो। कितने एप्लीकेंट्स हैं 1 लाख। 1 लाख रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे। तो 1 लाख को रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हर एक को एक एक लॉट दोगे, मतलब कितने शेयर्स 20 लाख शेयर्स तो यहीं खत्म हो गए। आपके पास टोटल शेयर्स कितने थे? शेयर्स थे तो 35 लाख ना, 140 का तो एप्लीकेशन है, 35 लाख शेयर्स थे। हर एक को एक एक लॉट देने गए, 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, हर एक को एक एक लॉट देने में ही हमारे 20 लाख शेयर्स हो चुके हैं खत्म। अब ये स्टेप 1 हो गया, हर एक को एक एक लॉट दे दिया। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, कितने शेयर्स बचे हैं और कितने शेयर्स के एप्लीकेशन पेंडिंग है। एप्लीकेशन कितना पेंडिंग है? 140 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन आया था, उनमें से 20 लाख को तो दे दिया ना, तो 120 लाख का तो एप्लीकेशन पेंडिंग है। और कितने शेयर्स बचे हैं 15 लाख। और यहां पर एक रेशियो निकलेगा 8 के आसपास आ रहा है क्या? 120 डिवाइड बाय 15 करो, 8। तो अब रेशियो क्या आ गया, हर एक व्यक्ति जिसने 8 शेयर के लिए अप्लाई किया है उसको 1 शेयर अलॉट होगा। दिस इज हाउ यू अलॉट शेयर्स, दिस इज हाउ यू गेट अलॉटमेंट इन रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी। फर्स्ट एवरीवन गेट्स 1 लॉट। उतने शेयर्स हैं, सबको एक एक लॉट दे दो। अब जो बचे शेयर्स हैं कितने, 15 लाख शेयर बचे, और कितनी एप्लीकेशन पेंडिंग है 120 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन पेंडिंग है। रेशियो निकाल दो, रेशियो निकल गया 8:1 का। हर व्यक्ति जिसने 8 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 1 शेयर मिलेगा। अब इसको आप कैसे अप्लाई करते हो, देखो मान लो हम कैलकुलेट करते हैं ए का। ए ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है 320। नाउ जस्ट इमेजिन इसने 320 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। इसमें सबसे पहले तो इसको क्या मिल गया होगा 20 शेयर मिल गए, इसको 20 शेयर मिल गए। अब इसकी एप्लीकेशन कितने की बची थी 300 शेयर की। इस 300 में से इसको कितने मिले होंगे 8 वाले रेशियो में, 300 डिवाइडेड बाय 8 37.5। तो इसको 20 शेयर्स भी मिले और इसको 37.5 शेयर्स भी मिले, तो इसको टोटलिटी में कितने मिल गए 57.5। अब ये चीज समझना, 0.5 को ये लोग कन्वर्ट करते हैं टू द नेक्स्ट नंबर, यू विल बिकम 58। आप मैथमेटिकली अगर जाते हो ना तो हम लोग क्या सोचते हैं कि कभी कभी
0.5 को पीछे लेके जाओ, 0.6 से आगे लेके जाओ, बट नहीं होगा, ऐसा ध्यान रखना। 0.4 तक पीछे जाएगा, 0.5 से आगे जाएगा। तो अगर कभी भी 57.4 होगा तो 57 पे जा सकता है, बट 57.5 है तो 58 पे जाएगा, ये भी याद रखना। बहुत स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल यहाँ पे नहीं जा सकते आप, ठीक है। एंड दिस इज हाउ अलॉटमेंट हैपेंस फॉर रिटेल कैटेगरी। आई अगेन रिपीट द पॉइंट, द प्रोविजन सेज रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में फर्स्ट एवरीवन विल बी अलॉटेड अ सिंगल लॉट, एंड देन बैलेंस शेयर्स अगर बचते हैं तो दैट विल बी अलॉटेड प्रोपोर्शनेटली। अब आप मुझे क्या करो, मुझे शांति से बी का बताओ ना कोई, आराम से टेक योर टाइम, हर एक जना कैलकुलेशन करो। कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल यूज कर सकते हो, या फिर आप लिख के जो करना है करो, पर बी का खुद कैलकुलेट करो, फिर मैं आंसर बताता हूँ, देखो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बी ने 220 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। हाँ, हर एक जना अपना अपना कैलकुलेट कर लो, कोई बात नहीं, 2 मिनट रुकें, खोल के देखो ना, कोई बात नहीं। बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबने कैलकुलेट किया ना? कोई बैठे तो नहीं है? मैम आपके पास कैलकुलेट किया आपने? हाँ किया मैम है ना, किया ना, पक्की बात? किस पे किया कैलकुलेट? माय गॉड, ये कौन सा कलर है? चलो छोड़ो इधर, नहीं भटकना नहीं, कंसेप्ट हो गया। 220, तो 220 शेयर्स के लिए बी ने अप्लाई किया था, तो पहले इसको बोला कि भाई आपके जो 220 शेयर्स है ना, उसमें से आपको 20 तो हम दे देते हैं। ये डिलीट कर देता हूं पूरा, आराम से लिखेंगे कि सबसे पहले एक एक लॉट तो सबको मिल रहा है, तो आपके 220 जो शेयर्स हैं, 20 पे तो आपको 20 मिल गए, तो 20 आपको मिल गए। अब बचा आपका 200 का एप्लीकेशन। इस 200 पे हम आपको पूरा नहीं दे पाएंगे, इसको हम 8 वाले रेशियो में दे रहे हैं, तो कितना आ गया? 30 25 आ गया। सो दिस पर्सन इन टोटलिटी इज गेटिंग 45 शेयर्स। लाइफ इज सो इजी है। चलो, किसी व्यक्ति का अगर गलत आया था वो वापस कैलकुलेट करो 120। कोई आंसर मत बोलना, सब लोग अपना अपना 120 कैलकुलेट करो इजीली। होता है कभी कभी, कोई बात नहीं, संभालो। चलो, करते रहो अपने आप, रहा ही नहीं जाता है मतलब गधो। जीडीबीडी अपना अपना कैलकुलेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करने का। हंड्रेड डिवाइड बाई 8 कितना हो रहा है? 12.5। तो इसको टोटलिटी में 20 प्लस 12.5 32.5, तो मिल जाएंगे कितने शेयर्स? 33 शेयर्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग? यस। सो दिस इज हाउ अलॉटमेंट इज डन टू रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स। आर यू ऑल विथ मी? चलो, अब एक काम करते हैं, एक आप कैलकुलेट करो। और जिन जीडीपीडी में ये पूरा जो करा ना, ये सब आपका लिखा हुआ भी है, मतलब पूरा पूरा यहाँ पे इन्होंने 20 38 ऐसे 25 20, ये पूरा एग्जीक्यूटिव के मॉडल में है। अब मैं चाहता हूँ ये वाला करो आप, एग्जाम्पल नंबर बी। रीड करो, कोई कुछ बोलेगा नहीं, सब मन में करते रहो एकदम आराम से। और आप मुझे क्या बताओगे, मैं आपसे क्या अपेक्षा कर रहा हूं कि हर एक को अगर मिनिमम लॉट दे देंगे, मिनिमम लॉट यहां पे भी 20 का ही है, उसके बाद में रेशियो क्या आएगा ये बताओ। जैसे कि वहां पे 1:8 या 8:1 का रेशियो आया, यहाँ पे रेशियो क्या आएगा? शांति से, कोई आंसर कुछ बोलेगा नहीं, अपना अपना कैलकुलेट करो पूरा।
चलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इधर आओ, चलो साथ में रीड करेंगे एक बार। चलो आ जाओ सब लोग, आप लोगों ने जो भी सोचा है वो दिमाग में रखो और फिर देखो कि कितना मैच हो रहा है, कितना गलत हो गया। टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड 600 पर शेयर 1 करोड़, सेम हो गया, टोटल शेयर्स 1 करोड़ है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑन ऑफर फॉर रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी 35 लाख, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा कि टोटल 1 करोड़ शेयर्स है, उसमें से 35 लाख हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए। द इशू इज ओवरऑल सब्सक्राइब बाय 7 टाइम्स, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है बट ठीक है, टोटल 7 करोड़ के एप्लीकेशंस हैं। Whereas the retail individual investor category is oversubscribed 9.37 times, मतलब 35 लाख into 9.37 कितना हो गया? 3 करोड़ 27 लाख 95,000 इतने शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया। ये एप्लीकेशन आया है एंड शेयर्स जो अवेलेबल हैं 35 लाख, क्या देंगे इनको हम? इधर आओ, ये हालत हुई थी, जोमेटो की बात कर लो, आईआरसीटीसी की बात कर लो, इतने ज्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं कि भाई हम क्या करें। अब कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया? शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है 3 करोड़ 27 लाख 95,000, इतने शेयर्स चाहिए लोगों को और हमारे पास सिर्फ कितने हैं? 35 लाख। द इशुअर हैज डिसाइडेड द मिनिमम एप्लीकेशन बिड एज 20 सिक्योरिटीज, लॉट अभी भी 20 का है, ठीक है। अ टोटल ऑफ 2 लाख रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैव अप्लाइड, 2 लाख रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने अप्लाई किया है, 1 से 16 लॉट के अंदर, ये सब ठीक है। एज पर द अलॉटमेंट प्रोसीजर, द अलॉटमेंट टू रिटेल इंडिविजुअल, ये तो ठीक है, चलो ये सब जाने दो। अब 2 लाख नहीं किया, अब हमारे प्रोसेस पे आते हैं। सबसे पहले सबको एक एक लॉट दे देते हैं, बचा हुआ क्या कर देंगे? प्रोपोर्शनेटली। स्टेप 1 स्टेप 2, स्टेप 1 सबको एक एक लॉट देने का, स्टेप 2 प्रोपोर्शनेटली अलॉट करने का। चलो सबको एक एक लॉट देने के लिए आते हैं। टोटल लोग कितने हैं? एक लॉट कितने का है? ओफो, सबको एक एक लॉट भी देने जाएंगे तो कितना हो जाएगा? कितने शेयर्स चाहिए? 40 लाख शेयर्स। हाउ मेनी शेयर्स डू वी हैव? 35 लाख शेयर्स। सो ये फंसा है केस आईआरसीटीसी और जोमेटो वाला कि हम सबको एक एक लॉट, आपने सुना होगा ना कि आईपीओ में अप्लाई तो करते हैं बट मिलता ही नहीं है। ये क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि ये सिचुएशन हो जाती है कभी कभी कि हर एक को एक एक लॉट देने जितने शेयर्स नहीं है। अब इस सिनेरियो में क्या करो? इस सिनेरियो में क्या होगा प्रैक्टिकली? ये 2 लाख लोगों में से कुछ लोगों को करेंगे हम रिजेक्ट और कुछ लोगों को एक एक लॉट देंगे। चलो आप मुझे बताओ सोच के, हम कितने लोगों को एक एक लॉट दे सकते हैं? पहले 2 लाख में से कितने लोगों को एक एक लॉट दे सकते हैं? 2 लाख को तो नहीं दे पा रहे। बिल्कुल सही बताया जिन लोगों ने बताया, 1,75,000। बाकी लोगों को समझ में आया कैसे आया है? आपके पास 35 लाख शेयर्स हैं, हर एक को 20 देने हैं, तो 35 लाख डिवाइड बाय 20। तो कहने का मतलब है 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, हम 2 लाख लोगों को हर एक को 20 शेयर्स देने जाएंगे तो 40 लाख शेयर्स चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। लेकिन हम 1,75,000 लोगों को, हम 1,75,000 लोगों को 20 शेयर्स दे सकते हैं, तो 35 लाख शेयर्स हमारे पास हैं। तो क्या करेगी ये कंपनी? इन 2 लाख में से 1,75,000 को करेगी एक एक शेयर का अलॉटमेंट और 25,000 लोगों को करेगी रिजेक्शन, रिफंड, या फिर हम कहते हैं अनब्लॉक। बात समझ में आ रही है? तो ये दूसरा केस हो गया। तो एक पहला केस होता है, एक मिनट टेक अप द क्वेश्चन। एक पहला केस होता है जो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जहां पे हम सबको एक एक लॉट देते हैं, फिर शेयर बच जाते हैं, तो स्टेप 2 पे आते हैं हम लोग। स्टेप 2 के अंदर फिर हम प्रोपोर्शनेटली देते हैं। कभी कभी स्टेप 2 पे आ ही नहीं पाते क्योंकि इतने ही शेयर्स नहीं है कि सबको हम लोग क्या कर पाए, एक एक लॉट दे पाए। तो उन सर्कमस्टांसेस में हम क्या करते हैं, हम 1,75,000 आया, 1,75,000 लोगों को दे देंगे एक एक लॉट और 25,000 लोगों को बोलेंगे कि हम आपको नहीं दे पाए। तो आप प्रैक्टिकली आसपास ऐसा बहुत बार सुनेंगे कि हमने आईपीओ में अप्लाई किया था बट हमें अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, क्योंकि तब आप इन 25,000 के अंदर बैठ गए
और अगर अलॉटमेंट हुआ मतलब आप 1,75,000 में बैठे, और 1,75,000 के अंदर सबको मिला कितना है, एक एक लॉट ही मिला है। भले ही उन लोगों ने 10 लॉट के लिए अप्लाई किया हो, या भले ही किसी ने एक लॉट के लिए अप्लाई किया हो, दैट इज इरेलेवेंट। सबको मिला कितना है, एक एक लॉट, क्योंकि स्टेप 2 में प्रोपोर्शनेट करते हैं, स्टेप 2 तक तो ये पहुंच ही नहीं पाए ना हम लोग, इसलिए। यहां तक सबको समझ में आया? नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन एनी। आपको कुछ पूछना था पहले, क्लियर हुआ? आपको कुछ पूछना था शायद। मिनिमम एक लॉट तो देना ही पड़ेगा, बिल्कुल, इसलिए रिजेक्शन होता है, क्योंकि आप किसी को भी एक लॉट से कम नहीं दे सकते, एक एक लॉट तो सबको देना ही है। लॉट का कंसेप्ट क्यों लेकर आया, समझना अच्छे से। अगर एक लॉट का कंसेप्ट नहीं लेते, फिर कंपनी अलॉटमेंट क्या करती, हर एक को 2-2 शेयर देती, 2,000 रुपए के 2 शेयर मिले, 2,000 के शेयर, क्या मतलब है? कम से कम 10 से 15,000 के बीच के शेयर तो हर एक को मिलने चाहिए, कुछ तो रीजनेबिलिटी हो। तो लॉट का कंसेप्ट लेकर आए कि ऐसा नहीं, फिर क्या होता है कि कंपनी के 10 करोड़ शेयर होल्डर हो गए, अब कंपनी को जनरल मीटिंग जबरदस्ती स्टेडियम में करना पड़ रही है, लोग आके इडली खा के जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कुछ तो रीजनेबिलिटी रखो। सो 10 to 15,000 का एक शेयर होल्डर्स की एक लिमिट रहेगी, कुछ तो लिमिट रहे, एक एक शेयर खरीद के। आप सेकेंडरी मार्केट में तो खरीद ही सकते हो ना, खरीदो आराम से, सेकेंडरी मार्केट में आप एक एक शेयर खरीद सकते हो। वोडाफोन का एक शेयर है मान लो 12 रुपए का, आप 12 रुपए इन्वेस्ट करके एक शेयर भी खरीद सकते हो, और वो एक शेयर खरीद के आप उनकी मीटिंग में जाके 50 रुपए का इडली सांभर खा के आ सकते हो, कोई नहीं रोक रहा है आपको। तो आप सेकेंडरी मार्केट में करो जो करना है, बट प्राइमरी मार्केट में उन्होंने एक लॉट का सिस्टम बनाया कि एक लॉट का सिस्टम रहेगा, कंपनी के लिए रीजनेबल होना चाहिए। पहले शेयर सर्टिफिकेट वगैरह भेजने पड़ते थे, तो कंपनी के लिए इट हैज टू बी ऑल रीजनेबल। तो कंपनी ने लॉट का सिस्टम बना रखा है, कम से कम हर एक को एक लॉट तो देना ही है, उससे कम का अलॉटमेंट नहीं होता। आर वी ऑल क्लियर? It's a beautiful concept, and I sincerely want institute to ask question over this. इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं कभी भी, बट फंडिंग में न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, 10-15 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल बैठ सकता है, जिसके अंदर आपको पूरा डेटा दे रखा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन में हमेशा कि दिमाग में ये क्लियर रखो, इतने शेयर्स कंपनी के पास हैं और इतने का एप्लीकेशन आया, वो अगर क्लियर रखते हो आप तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता। सिंपल, ईजी। चलो, रिविजन के समय आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रेफर सिक्योरिटी लॉ मॉड्यूल फॉर एग्जाम्पल, वहां पे लिख लो, बट ये सिंपल सुपर एक्स्ट्रा है, जिसके पास समय कम है वो ये करने मत जाना, बट हाँ जिसका समय है रिवीजन के समय वो देख सकते हो। और वैसे भी एग्जाम के एक दिन पहले देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसको आपने सेल्फ स्टडी के टाइम पे भी 1-2 बार देख लिया तो वो एग्जाम्पल दिमाग में बैठ जाता है। चलो, रेफर एसएल एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल फॉर एग्जाम्पल। सर पूरे मॉड्यूल में कहाँ देखेंगे, गदो आईसीडीआई के चैप्टर में जाओगे, वहाँ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का हेडिंग होगा, उसके नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, सिंपल। चलो, ये हो गया हमारा रेफर एसएल एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल फॉर एग्जाम्पल। चलिए, इसके बाद में गरीब सा टॉपिक है अलॉटमेंट, रिफंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। चलो, अलॉटमेंट का बेसिस समझ में आया हमको, यहाँ पे बेसिस ऑफ अलॉटमेंट करके ये आसान भाषा में बेसिस ऑफ अलॉटमेंट दे रखा है। इसके बाद में आया कि सर अलॉटमेंट हो गया तो रिफंड वगैरह ये सब का क्या गेम है। द इशुअर एंड लीड मैनेजर शैल इंश्योर दैट स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आर अलॉटेड। जनता बहुत खुश हुई, चलो देखते हैं, इधर आ जाओ। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आर अलॉटेड एंड और एप्लीकेशन मनी आर रिफंडेड और अनब्लॉक्ड विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। कि अलॉटमेंट सेबी बताएगा उतने दिन में कर दो, रिफंड सेबी बताएगा उतने दिन में कर दो, बट आजकल तो रिफंड नहीं अनब्लॉक होता है ना, वो भी सेबी बताएगा उतने दिन में कर दो, ठीक है। द लीड मैनेजर शैल इंश्योर दैट अलॉटमेंट, क्रेडिट ऑफ डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज, रिफंडिंग और अनब्लॉकिंग ऑफ एप्लीकेशन मनी एज में बी एप्लीकेबल आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। तो पहले पॉइंट में बोला कि सेबी बताएगा वैसा कर दो, सेकंड पॉइंट कह रहे हैं कि लीड मैनेजर करेगा और ये पूरा काम कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली। अरे सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है ना, आप पैसे तो जनता से ले नहीं रहे हो ना कि उनको वापस भेजने, अनब्लॉकिंग भी ऑनलाइन होगा, ठीक है। उसके बाद में जो आपको क्रेडिट करना है शेयर्स का, वो भी आपको ऑनलाइन ही करना है, इलेक्ट्रॉनिकली करना है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट भी नहीं है। सो एवरीथिंग दीस डेज इज ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिकली आपको सब कुछ करना है, ऑब्वियस सी बात। अंडरस्टैंड, where specified securities are not allotted and or application money are not refunded or unblocked within the period stipulated above. सेबी ने जो पीरियड बोला उसके अंदर अगर आपने अनब्लॉक या रिफंड वगैरह नहीं कर पाए, the issuer shall undertake to pay interest at the rate of 15% per annum to the investor within such time as disclosed in the offer document, and the lead manager shall ensure the same. Responsibility ये भी किसकी, लीड मैनेजर की। ये बार बार हर जगह पे पॉइंट लिख रहे हैं, ये भी कौन करेगा, लीड मैनेजर। ऊपर हमने मैनर ऑफ अलॉटमेंट पढ़ा, वो भी कौन करेगा, लीड मैनेजर। तो ये कहने के बाद नाम उसका क्या है, लीड और मैनेजर, तो वही करेगा ना ये सारा काम, तो बार बार इनको लिखने की आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद में आते हैं
सेबी हैज मेड एन एंडेवर समझते ना, एन एफर्ट, एक ट्राई टू रिड्यूस लिस्टिंग टाइम to 3 working days from the date of closure of issue and accordingly mandated that retail individual investor use the UPI method. However, till SEBI notifies the same, securities are listed in 6 working days. ये भी continuously चल रहा है, you'll see it very soon कि सिक्योरिटी का लिस्टिंग पीरियड को ये और कम करने की कोशिश कर रहा है. देखो एक नजरिया ये भी, एक आउटलुक को समझो, मतलब ये अपने बैकग्राउंड में बिठाते रहो चीज़ें. जैसे कि एक चीज़ मैंने बताई थी कि सेबी, उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज है. अब यहाँ पे हम लोग इतने दिन से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा का पूरा लीड मैनेजर कर रहा है, एक इकोसिस्टम समझो. स्टॉक एक्सचेंज इज अ कंपनी, बिजनेस कर रहा है. वो ये चाहता है, क्यों हमें दिखता है कि फ्यूचर के ऑप्शन है, ऑप्शंस हैं, ये सब क्यों है? बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज ये चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें, बात खत्म. स्टॉक एक्सचेंज का फायदा, एक रेस्टोरेंट क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या वहाँ पे खाना खाएं. सिंपल, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है. दवे चाय क्या करता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाय पिए. स्टेशनरी क्या चाहता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशनरी खरीदें. इतना आसान है. उसके हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें. भले ही आप एक ही शेयर को बाय सेल करो, उससे स्टॉक एक्सचेंज को फर्क नहीं पड़ता है, बट आप वो करो बिकॉज दे गेट ब्रोकरेज एवरी टाइम यू आर बाइंग समथिंग, यू आर सेलिंग समथिंग. सही है. उन्होंने जो इतने ऑप्शंस लाए, फ्यूचर्स ऑप्शंस, उसमें फिर 3 डिलीवरी डेट, 3 मैच्योरिटी डेट होती है अलग अलग. ये सब वो क्यों लेकर आए हैं कि लोगों को अगर ऑप्शन देंगे, कोई भी नया चीज़ें देते रहेंगे तो लोग उसमें ट्रेड करते रहेंगे. करेंसी देखते हैं हम, करेंसी की अलग ट्रेडिंग होती है बड़े लेवल पे, स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होती है, अलग से होती है. कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है, आप लोगों ने देखा होगा, सिल्वर, मेटल कोई सा भी, इवन MCX के अंदर, मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन, जीरा, इन सब के अंदर भी लोग ट्रेड करते हैं. प्योर सट्टा कुछ भी. तो कहने का मतलब ऐसे कि लोगों को अगर ऑप्शन देंगे तो वो ट्रेड करते रहेंगे. सो दैट इज द माइंडसेट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंज चाहता है लिस्टिंग टाइम पीरियड भी कम होना चाहिए. लिस्टिंग टाइम पीरियड कम होने से क्या होता है कि जितना आप गैप रखते हैं उसका फर्स्ट डे ट्रेडिंग कम होता है. एग्जाम्पल, लोग आईपीओ में शेयर्स खरीदते हैं फॉर लिस्टिंग गेन. लिस्टिंग गेन क्या होता है, उसका एक आइडिया. जब भी ऐसा आईपीओ आता है, लाइक जोमेटो, IRCTC, लोग कह रहे थे LIC, वैसे आईपीओ में लोगों को क्या मानना था कि यार बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे. कंसेप्ट सेकंड वाला एग्जाम्पल होगा कि सबको शेयर मिलेंगे नहीं, ठीक है. अब उसके बाद में जैसे ही वो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे आएंगे तब सब लोग लेने की कोशिश करेंगे. तो जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज वो शेयर्स आएंगे, मार्केट प्राइस गोइंग टू शूट अप. तो मान लो मुझको आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ 800 पर शेयर पे, जैसे ही वो लिस्ट होते हैं, वो लिस्ट हो जाते हैं 900 950 पे. डिमांड सप्लाई, लोग खरीदना चाहते हैं जिनको आईपीओ में नहीं मिल पाया. तो कुछ लोग क्या करते हैं, आईपीओ में अप्लाई करते हैं, अगर अलॉटमेंट होता है तो उसको फर्स्ट डे पर ही बेच देते हैं. एंड द प्रॉफिट दे मेक इज नोन एज लिस्टिंग गेन, कि उन्होंने फर्स्ट डे पे उसको बेच दिया. उसमें उनको कुछ एफर्ट नहीं लगा, बस किस्मत लॉटरी कि हम उस सिलेक्टेड लोगों में आए, हमें अलॉटमेंट हुआ तो हम लिस्टिंग गेन कर सकते हैं. तो जब भी ऐसा सुपर पॉपुलर आईपीओ आता है तो उसमें अप्लाई करने में कोई नुकसान ही नहीं है, क्योंकि अगर आपका अलॉटमेंट हुआ, लोगों का मानना था, पिछले 2 आईपीओ बड़े फेल हुए हैं, दैट इज वन इज LIC, फेल नहीं कह सकते बट लिस्टिंग गेन नहीं हो पाया. वन इज LIC एंड सेकंड इज पेटीएम. इसके पहले जोमेटो ने लिस्टिंग गेन दिया है, IRCTC ने जबरदस्त लिस्टिंग गेन दिया है. मतलब वो एक्चुअली 2 दिन में पैसा डबल वाला हिसाब हो गया था IRCTC के अंदर. IRCTC ने इंसेन लिस्टिंग गेन दिया था. लिस्टिंग गेन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया है, अलॉटमेंट तो सिलेक्टेड लोगों को हो रहा है, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में 2 लाख में से 1,75,000 को हो रहा है. तो जिन लोगों को अलॉटमेंट हो रहा है वो डे 1 पे ही शेयर बेच देंगे और उस टाइम पे मार्केट प्राइस पे जो फायदा हुआ दैट इज लिस्टिंग गेन. ऐसा तो लोग लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई करते हैं. अब मैं आता हूं इस पॉइंट पे, जितना लिस्टिंग डेट फास्ट होगा कि इशू क्लोज हुआ उसके 2 दिन में ही आप लिस्टिंग कर दोगे तो लोग ज्यादा लिस्टिंग गेन में ट्रेडिंग करते हैं. और वहीं अगर आपने 10 दिन बाद लिस्टिंग की तो तब तक लोग छोड़ ही देते हैं और कुछ लोग लिस्टिंग गेन के लिए सेल ही नहीं करते. स्टॉक एक्सचेंज क्या चाहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बाय सेल करें. तो जब एक उसका इन्वायरमेंट क्रिएटेड होता है, उसका उन्होंने इतनी मार्केटिंग की होती है दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, तो जितना जल्दी इशू क्लोज होता है उसके बाद आप जितनी जल्दी सिक्योरिटीज को लिस्ट करोगे उतनी ज्यादा इनिशियल डेट्स पे ट्रेडिंग होती है. तो कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको कम से कम करते जाएं. देयर इज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग इट टू 3 वर्किंग डेज, कि यहाँ पे आपका इशू क्लोज हुआ और यहाँ पे लिस्ट हो जाए. यहाँ पर आना, देखो ये कोई भी एग्जांपल, LIC का इशू प्राइस 949 था, लिस्टेड डेट दिख रही है आपकी LIC की 17th में. तो अब आपको देखना होगा LIC का क्लोज डेट क्या था. इशू ओपन, इशू क्लोज होता है ना. जैसे कि मैं अगर अपकमिंग आईपीओ में आता हूं, अपकमिंग आईपीओ के अंदर ये इशू क्लोज डेट दिख रहा है 28 जून. तो ये SME का आईपीओ है, तो ऐसे ही LIC का भी एक इशू क्लोज डेट होगा,
उस क्लोज डेट कब था और उससे लिस्टिंग कब हुई, दैट इज द गैप। चलो LIC बहुत रिसेंटली हुआ है, तो LIC का क्लोज डेट देखते हैं। 9th में था क्या? एक बार हम गूगल से पूछ लेते हैं। भावेश तो कल क्लास आना बंद कर रहा है, मैं आपको लेक्चर भिजवाता हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, हम कहते हैं LIC इशू IPO, लिस्टिंग डेट तो मिल गई है 9th में, तो 9th में को IPO क्लोज हुआ। ओपन कब हुआ था लिखा है क्या? ओपन हुआ कब है ये नहीं लिखा है क्या? ये देखो, ओपनिंग डेट 4th में, क्लोजिंग डेट 9th में, ठीक है? तो 4th to 9th में। और यहां पे हम लोग देखते हैं उसकी लिस्टिंग कब हुई है। हाँ आने दो। बोल दे बोल दे बोल दे। इधर आओगे तो 9th में को क्लोज हुए वो, और IPO का दिख रहा है हमको कब लिस्टिंग हुई है, 17th में। हम अगर मान लीजिए जाते हैं हमारे कैलेंडर के पास, में 9th में को क्लोज हुआ और लिस्ट कब हुआ है, 17th में। देखो 10th 11th 12th 13th 14 15 को काउंट नहीं करेंगे, 16th और फिर 17th, 6th वर्किंग डे के दिन उसकी लिस्टिंग हुई है। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? तो आप जब इशू क्लोज हुआ और उसके 6th वर्किंग डे पे जाके उसकी लिस्टिंग हो रही है, वहीं अगर LIC की लिस्टिंग हो जाती है 9th को क्लोज हुआ, 10th 11th 12th के आसपास, 3rd वर्किंग डे के आसपास, तो मानना ऐसा है स्टॉक एक्सचेंज का कि ट्रेडिंग और ज्यादा होती, क्योंकि उसकी एक हवा बनी होती है, उसका एक एनवायरमेंट बना होता है, और उसी में उसकी लिस्टिंग जल्दी से हो जाए तो ट्रेडिंग और ज्यादा होती है। तो एक एफर्ट ले रहे हैं कि ट्रेडिंग के टाइम पीरियड में अभी जो समय लगता है उसको और रिड्यूस करने की इच्छा है। तो अभी लगता है तकरीबन 6 वर्किंग डेज, बट उसको रिड्यूस करके 3 वर्किंग डेज में लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत इजी, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोगों ने अलॉटमेंट रिफंड एंड पेमेंट के अंदर पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें देखी, बट प्रैक्टिकली कुछ नहीं। एक ही पॉइंट पढ़ा है कि अलॉटमेंट रिफंड एंड पेमेंट के अंदर अगर आप टाइम पे नहीं करेंगे तो 15% पर एनम का लगता है इंटरेस्ट। इसके अलावा पूरे 4 पॉइंट में कुछ भी नहीं पढ़ा है। सुनना, पहला पॉइंट क्या कहता है कि आप अलॉटमेंट रिफंड अनब्लॉक कर दो जैसे सेबी बोल रहा है तब। दूसरा पॉइंट बोलता है कि ये जो सेबी बोल रहा है उसके अंदर आपको अलॉटमेंट रिफंड अनब्लॉक कर देना है, जिम्मेदारी किसकी है, लीड मैनेजर की। तीसरा पॉइंट कहते हैं कि अगर हमने टाइम पे नहीं किया तो आपको 15% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दिस इज समथिंग टू लर्न। एंड लास्ट पॉइंट कहता है कि अभी जो 6 वर्किंग डेज है उसको रिड्यूस करके 3 वर्किंग डेज की कोशिश की जा रही है। तो इफेक्टिवली एक ही फैक्ट हमने यहाँ पे पढ़ा, एक ही चीज पढ़ने लायक पड़ी, दैट इज 15% पर एनम। तो अभी बस एरो करके 15% पर एनम लिख दो। ये जब भी रिविजन करो तो 15% याद रखना है। लीड मैनेजर की जिम्मेदारी पता है, सेबी बताएगा, ये भी पता है। चलिए 1:15 हो चुके हैं। अब आप बच्चों के लिए क्या करना है, एक वो पेन डाउन कराना है मुझको, ठीक है? रिलीज प्राइसिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग। चलिए लास्ट टॉपिक है ये, एंड विल बी डन। चलो, मुझे आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक आइडिया बता रहा हूं। हमने पढ़ा था कि जब भी IPO का पैसा रेस करते हैं, वो पैसा कंपनी कब यूज कर सकती है, उसको लेके टॉपिक है रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। कि जो सब्सक्रिप्शन मनी हमने इकट्ठा कर लिया है वो कब कंपनी के पास आएगा। रीड इट बाय योरसेल्फ, यू विल नॉट नीड माय हेल्प ऑल्सो। रीड है, बहुत ज्यादा आसान है। रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी कुछ है ही नहीं। द लीड मैनेजर शेल कंफर्म टू द बैंकर टू द इशू बाय वे ऑफ कॉपीज ऑफ लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग अप्रूवल। क्या हमें लिस्टिंग ट्रेडिंग का अप्रूवल मिल गया है, दैट ऑल फॉर्मेलिटीज इन कनेक्शन विद द इशू हैव बीन कंप्लीटेड एंड द बैंकर इज फ्री टू रिलीज द मनी टू द इशूअर और रिलीज द मनी फॉर रिफंड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द इशू।
कि भैया सीधा हिसाब है, ये आपने जो एस्क्रो में पैसा रख रखा है ये या तो आप हमें दोगे या पब्लिक को वापस दोगे। तो हम जाके सारा प्रूफ दिखाते हैं, तो ऑल द कंडीशंस हैव बीन कंप्लाइड। वन ऑफ द मेजर इज 90%। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जो भी कंडीशन है वो सारी कंडीशन हमने कंप्लाई कर दी है, तो ये पैसा आप हमें अब रिलीज कर सकते हो। सो ऑन showing the trading approvals and listing approvals, the bank releases the fund. Basic idea. Next, in case when the issuer fails to obtain listing and trading permission from the stock exchange where the specified securities were to be listed, it shall refund through verifiable means the entire money received within 7 days of receipt of information from stock exchange. जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज बोलता है कि इनको हम लिस्टिंग नहीं कर रहे, उसके 7 दिन के अंदर पूरा का पूरा पैसा हो जाना चाहिए रिफंड। एकदम सिंपल। और आगे भी पढ़ेंगे, अगर कि हमने 7 दिन के अंदर रिफंड नहीं किया है तो उसके बाद में इंटरेस्ट कितना लगेगा, 15% पर एनम। And if such money is not repaid within 8 days after the issuer becomes liable to repay it, the issuer and every director of the company who is an officer of default shall, on and from the expiry of the 8th day, jointly and severally be liable to repay the money with interest at the rate of 18% per annum. Lead manager shall ensure that monies received in respect of the issue are released to the issuer. वापस नहीं, टेंशन दूसरा हो जाएगा एक, रुक जाओ। हाँ, इसलिए कोई बात नहीं, करते हैं कुछ। अगर रिकॉर्डिंग सेव नहीं हुई तो मुझे भी जाना पड़ेगा। हाँ, इतना लोड मत लो आप लोग, आराम से। आप लोग देख ऐसे रहो जैसे कि एक टीवी एपिसोड चल रहा हो और एकदम से मिहिर आ गया है वहाँ पे। मिहिर को तो जानते होंगे आप, नहीं जानते हो क्या मैम? ऐसे पहले बचपन में चलता था ना एक टीवी सीरीज, मिहिर 10-15 बार मर के वापस आता था, ऐसा मैंने सुना है जोक में। यार था ना कोई? नहीं, सुना भाई, सुना। मेरे घर पे भी कोई नहीं देखता है, तो मेरे को ऐसा भी नहीं कि घर पे जबरदस्ती देखना पड़ता था बचपन में भी। अरे वो नहीं था कि बचपन में ऐसा करके टा 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 टा, उसमें महिर था ना शायद से। अरे यार किस, पता नहीं क्या, हाँ आई थिंक सो, ऐसा मैंने। अरे स्टार्ट हो गया, सब ठीक है। हाँ चलो, बहुत सेट है अपन लोग। चलो आ जाओ। यहाँ पे मैं बता रहा था, लीड मैनेजर को गाली देने वाला था मैं, कि हर जगह पे इन्होंने लिखा है लीड मैनेजर शैल इंश्योर। ऑफ कोर्स एक ही बार लिख दो ना कि पूरे चैप्टर का सारा काम कौन करेगा, लीड मैनेजर। तो अननेसेसरी उन्होंने बार बार रिपीटेड तरीके से वो लिखा है। चलो, तो लीड मैनेजर का पूरा काम है। यहाँ पे हमने क्या सीखा, रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। द मनी विल बी रिलीज ऑन प्रोडक्शन ऑफ कॉपीज ऑफ लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग अप्रूवल्स। जब लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग अप्रूवल्स मिलेंगे तब रिलीज होगा। अगर मान लीजिए लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग अप्रूवल नहीं मिला, देन यू हैव टू रिफंड विद इन 7 days। नहीं तो 8th डे के बाद अगर आप रिलीज करते हैं तो यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। टिंग टिंग टिंग। बस 3 वर्ड्स को हाईलाइट कर दो एंड वी आर गुड टू गो। रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। चलिए, डन। 15% पर annum within 7 days and copies of listing and trading approval। अब आपने क्या करना है, बहुत 1-2 चीजें पेन डाउन करनी है। मॉनिटरिंग एजेंसी के ऊपर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट एंड दैट्स इट। बस और कुछ भी नहीं करना है। पहले मॉनिटरिंग एजेंसी के ऊपर लिख लो, उसके बाद बेसिस ऑफ अलॉटमेंट लिख लेना। जो लोग ईडीपी के लिए जाना चाहते हैं और आप किसी और के साथ मतलब फोटो लेके बाद में पेन डाउन करना चाहते हो, कर सकते हो। ठीक है, आपको लगता है आप लेट हो जाओगे तो ठीक है, चॉइस है, मतलब हाँ जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ। जिसको जैसे करना हो कर लो। मैं एक बार रीड कर लेता हूँ व्हाट हैव आई रिटन। फर्स्ट पॉइंट, इश्यू साइज एक्सीड्स 100 crore एक्सक्लूडिंग ऑफर फॉर सेल। इधर देखो, मैं भी रीड नहीं कर पा रहा हूँ, आप क्या रीड करोगे? पहले देख लो क्या लिखा है, ठीक है। इश्यू साइज एक्सीडिंग 100 crore एक्सक्लूडिंग ऑफर फॉर सेल। सेकेंड, पीएफआई शेड्यूल कमर्शियल बैंक। थर्ड, क्वार्टरली रिपोर्ट टू इश्यूअर। उसके बाद में फोर्थ, अप टिल 95% ऑफ द प्रोसीड्स एक्सक्लूडिंग जनरल कॉर्पोरेट पर्पस हैज बीन यूटिलाइज्ड। तो 4 पॉइंट्स जो ध्यान रखना होता है, बस ये पेन डाउन कर लो।
ओके ओके ओके। चलिए, शैल यू मूव ऑन? बस इतना सा पेन डाउन करना है एंड यू आर गुड टू गो। दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस एंड आई विल सी पीपल टुमारो। या ये जो यहाँ पे आपने QIB लिखा है, इसमें ध्यान रखना, दिस इंप्लाइज QIB अदर देन एंकर इन्वेस्टर। ऑफ कोर्स जो एंकर इन्वेस्टर में कवर हो गए वो तो इस कैटेगरी में जा चुके हैं, और आप चाहें तो इसको नहीं भी लिखे तो ठीक है, अगर आपको लगता है सेल्फ स्टडी में आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर एंड अदर्स। इज इट डन? चल यारो, खेलो कूदो ऐश करो। आई विल सी यू टुमारो।